हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा एंड आप देखने जा रहे हैं हमारा मैराथन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो है एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1। जैसा कि आप जानते हैं हम हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियसली आपने एग्रोनॉमी का कंप्लीट किया, अभी ये सॉइल साइंस है और उम्मीद करता हूं आपने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस देखने के बाद ऐप में जाके, ऐप का नेम एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे जाके फ्री टेस्ट में से फ्री टेस्ट कौन से आपके एक तो फ्री क्विजेज है जिसमें बहुत सारी क्विज हमने ऐड करी हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है वहां पे आईबीपीएस AF4 टेस्ट सीरीज के अंदर जाइए, हर सब्जेक्ट के लिए फ्री टेस्ट हमने दिया हुआ है जो आपको सब्जेक्ट कवर करने के बाद अटेम्प्ट करना है। हमारा सोल मोटिव, छोटा सा एक मोटिव है आपके साथ ये लेक्चर शेयर करने का या देने का, वो ये कि आप कुछ परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर पाए, बिकॉज 20 to 30% सिलेबस तो हम इसी लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे और क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद समझ जाएंगे। अगर आप टॉप 50 में आते हैं उस टेस्ट के अंदर, मतलब अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अगर टॉप 50 से नीचे रैंक आ रहा है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इंप्रूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना कि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है ना। तो मेहनत तो हमें करनी ही है। तो मेक श्योर लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दीजिए। एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 है, उसके बाद एक दिन छोड़ के अगला क्लास जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री 2 लाइव होगा। जैसे एनिमल हस्बेंड्री 2 आप कवर कर लेंगे उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा और टेंशन मत लीजिए किसी बात की। आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में है, आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे। डाउट है क्या? लेक्चर देख लीजिए के साथ, उसके बाद फिर हम लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे बोला गया, इन विच एनिमल्स मिल्क, कौन से पशु के दूध में, इन विच एनिमल्स मिल्क हाईएस्ट लैक्टोज परसेंटेज इज प्रेजेंट, सबसे ज्यादा लैक्टोज जो है वो कौन से एनिमल के मिल्क में होता है? इज इट कैमल, काउ, बफेलो, शीप और गोट? व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर देने के लिए आप अपना हाथ खड़ा करें अगर आप लाइव ले रहे हैं, अगर आप YouTube पे तो फिर तो आप कमेंट कर ही रहे होंगे, है ना। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। यहां पे मुझे जो इशारा दिख रहा है आपकी साइड से, ये है 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। 1 का इशारा कोई नहीं कर रहा, कैमल को रिजेक्ट कर दिया सब लोगों ने, लेकिन 2 का इशारा तो करना ही पड़ेगा। गाय हमारी माता है, अल्टीमेटली राजनीति की ज्ञाता है, चलता यही है ना। तो 2 को तो आंसर मान सकता हूं मैं। हाँ, मतलब फैक्चुअल देखा जाए तो आंसर गलत है, बट आजकल के हालात देखे जाए तो गाय सबसे टॉप पे चल रही है, बफेलो को बहुत पीछे छोड़ दिया, हर जगह इसी का चर्चा है, बट ये आंसर गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2 वाले लोग गलत हैं। अब क्या आएगा? 4 और 5 का इशारा भी काफी सारा दिया। 4 शीप, 5 गोट। गोट का दूध, बकरी का दूध पिया कभी? लगा तुम्हें कि बकरी दूध मीठा होता है? आई डोंट थिंक सो। मैंने पिया, मैं राजस्थान से हूं, बट बकरी का दूध मीठा नहीं होता यार। होता है, बट इसमें तो ये बोला गया ना कि हाईएस्ट लैक्टोज, तो आपको सबसे ज्यादा मीठा देखना पड़ेगा। अब बच गया 2 ही, अब तो आंसर दे दो या 3 या 4। अब भी 3 या 4 में 50-50 लोग हैं, 50% 3 पे है, 50% 4 पे है। 4 वाले लोग मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप लैक्टोज बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, वो किसके अंदर है? इट इज इन बफेलो। कोई डाउट होगा तो ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कीजिएगा। लैक्टोज के बारे में बता देता हूं क्या होता है। आपने काऊ वाले केस में साहिवाल का नाम पढ़ा होगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि साहिवाल का दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है, या फिर पढ़ा होगा कि साहिवाल जो है उसके मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर मार्केट से दूध लेके आएंगे, वो जो पैकेट के अंदर आता है उसके अंदर कुछ मत डालिए, उसे डायरेक्टली पी जाएंगे ना, तब भी आप देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा था, बिल्कुल फीका नहीं होता, थोड़ा मीठा होता है। आप बोलेंगे थोड़ा मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज तो होता है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है जितना हमें उस मीठे टेस्ट के लिए चाहिए। बिकॉज अगर मैं लैक्टोज का कंपैरिजन करता हूं शुगर से, तो शुगर के कंपैरेटिवली, मतलब शुगर अगर 100% स्वीट है तो लगभग 16% स्वीट कौन होता है? आपका लैक्टोज। मतलब चीनी का 1 चम्मच डालोगे तो लैक्टोज के 6 चम्मच डालने पड़ेंगे उतनी ही मिठास लाने के लिए। तो इतना लैक्टोज तो दूध के अंदर नहीं होता है, इसलिए वो आपको मीठा नहीं बट स्लाइटली मीठा, थोड़ा सा मीठा जरूर लगता है। और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है लैक्टोज ज्यादा पाया जाता है बफेलो के अंदर। साहिवाल अगर नाम सुना हुआ है तो वो किस केस में है? वो आपकी काऊ वाले केस में। काऊ की ब्रीड जिसके अंदर हाईएस्ट लैक्टोज है वो कौन सा हो गया फिर? इट इज साहिवाल। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लैक्टोज को मैंने बता दिया मिल्क शुगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मंथ्स फॉर काऊ? काऊ की जब बात करेंगे तो काऊ की जो एज ऑफ प्यूबर्टी है मंथ्स के अंदर, ये कितनी होती है? एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं।
फिर जिनको आंसर ना भी आता हो तो तुक्का लगाइएगा, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से है तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। हाँ, घर में नहीं होगा आपका पशु, लेकिन फिर क्या फर्क पड़ता है, देखा तो है, 4 साल में पढ़ा हमने, तो तुक्का लगाइएगा। एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी वाली एज। सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब क्या हो गया, जब आपकी जो काउ है वो क्या हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, देखो आप क्या बोलते हो, आप पहले बोलते हो कि काफ होता है, काफ मतलब बछड़ा है, वो तो नया नया जन्म लिया उसने, उसके बाद जब वो मैच्योर होता है उसे हीफर बोलते हैं। हीफर नाम सुना आपने, हाँ हीफर सुना होगा, हीफरेट सुना होगा, हीफर काफ सुना होगा, अलग अलग टर्म्स होती है सारी। सो हीफर की बात करेंगे, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मतलब वो क्या है, वो रेडी है कॉन्सेप्शन के लिए, रेडी है प्रेगनेंसी के लिए, रेडी है जेस्टेशन पीरियड के लिए, या साधारण शब्दों बोलिए रेडी है बेबी को बर्थ देने के लिए। वो हीफर होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुका। उसके बाद जब वो क्या करता है, जब वो जन्म दे देता है तो हम उसे काउ बोल देते हैं। तो हाल फिलहाल इसने बोला कि जो क्या है सेक्सुअल मैच्योरिटी है किसके अंदर, काउ के अंदर, वो किस मंथ तक आ जाती है। अब आपको आंसर वो समझदारी से देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी इंडिजिनस काउ है उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी काफी लेट आती है, क्रॉस ब्रीड की थोड़ी जल्दी आ जाती है, एक्सोटिक की सबसे जल्दी आती है। लेकिन इसने तो कहा नहीं कि किसकी पूछना चाह रहा है, तो ये तो ओवरऑल पूछ रहा है, तो आपको सभी का एवरेज लेना पड़ेगा, ना तो सबसे कम बोलना पड़ेगा, ना सबसे सबसे ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो अब बोलिए राइट आंसर क्या आएगा, 28 टू 30, 24 टू 30, 8 टू 10, 20 टू 24, या फिर 36 से 48। क्या लगता है यहां पे राइट आंसर क्या आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 या फिर 5? ओके, इशारा अगर देखा जाए आपका तो अब की बार थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। पिछली बार बहुत वेरिएशन थे लैक्टोज वाले केस में, बट हाँ अब की बार आंसर जो मिल रहा है ये 2 का और 4 का मिल रहा है। 3 का इशारा कोई कोई बच्चे कर रहे हैं, बट 2 का और 4 का ज्यादा है, और 2 और 4 में से भी 2 का इशारा काफी सारे लोग कर रहे हैं, 4 का इशारा थोड़े कम लोग कर रहे हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी बोला है कि काउ जो सेक्सुअली मैच्योर है वो कब हो जाती है, इट इज 24 टू 30 मंथ्स। दिख नहीं रहा तो मैं इसे हटा देता हूं, थोड़ा सा विजिबल कम है। 24 टू 30 मंथ्स है ना, 24 से 30 महीने क्या होता है, उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप एक्सोटिक की बात करोगे ना वो तो इससे पहले भी मैच्योर हो जाती है, और जबकि आप देसी की बात करोगे तो वो तो 35 महीने के आसपास जाके कहीं होती है। तो हमने एवरेज लिया, दैट इज 24 टू 30। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम बहुत पूछ रहे हैं टर्मिनोलॉजी से। अडल्ट फीमेल ऑफ कैटल इज कॉल्ड काउ। सब लोग जानते हैं कि काउ जो होती है वो क्या होती है, सभी को पता है ना, आप जानते हैं। मैंने आपको अभी कुछ और एक नई चीज दिखाने वाला हूं, वहां पे आपको ये वाली चीज भी बताऊंगा, देखना कितनी इंटरेस्टिंग है, फिर तुम समझोगे कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम कुछ और तरीके से करते हैं। अडल्ट फीमेल जो है कैटल का उसे काउ कहते हैं, वाइल अडल्ट मेल ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फीमेल नहीं मेल की बात कर रहा है, मेल जो है अडल्ट हॉर्स का उसे क्या बोलेंगे, फिली, कोल्ट, स्टैलियन, मेयर या फिर स्पेड। क्या लगता है अडल्ट फीमेल जो सॉरी अडल्ट मेल जो है हॉर्स का उसे क्या बोला जाता है? या आई थिंक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां पे जो इशारा मिल रहा है मुझे, ये एक हमारे प्यारे भाई साहब है, ना जाने क्यों ये हर क्वेश्चन में एक का ही आंसर कर रहे हैं। सर आपने एक का इशारा किया हुआ है, आप पहले भी एक का ही कर रहे थे यार साहिवाल, वो जो लैक्टोज वाला आंसर था, कैमल का इशारा कर रहे थे आप, ऐसे ना करें यार। कहीं आपने वो वीडियो तो नहीं देखा, तुक्का मारने का सही तरीका 60-40 का रेशियो लेके चलो, कि 60 में ए कर दो, 40 में ये कर दो, तो आपका काम चल जाएगा। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं, प्लीज हाथ नीचे करिए। 3 का इशारा मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, एंड 3 की अगर बात करता हूं, हॉर्स के मेल की बात करता हूं, तो अगर आपने 3 का इशारा किया तो आप बिल्कुल ठीक लोग हैं, स्टैलिन इसे बोला जाता है। बाकी मैं आगे आके आपको टेबल दूंगा जहां पे सारी की सारी टर्म्स ये लिखी गई है। आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। यहां पे बोला गया होलिस्टीन फ्रीजियन इज एन एक्सोटिक ब्रीड। सब लोग जानते हैं HF के नाम से आपने सुना होगा, ये एक्सोटिक ब्रीड है, सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है। मतलब काऊ की ब्रीड की बात करोगे तो काऊ में वर्ल्ड में सबसे जो हैवीएस्ट ब्रीड माना जाता है वो किसको माना जाता है, HF को माना जाता है। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन देने वाली ब्रीड भी कौन सी है, ऑफ कोर्स ये HF ही है। तो इसने बोला होलिस्टीन फ्रीजियन जो है वो एक्सोटिक ब्रीड है, हैवीएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ है इन द वर्ल्ड, विच इज नेटिव ऑफ। ये कहां से बिलोंग करती है, फ्रांस, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर हॉलैंड। और अगर आप चाहें तो आप मुझे 6 का इशारा कर सकते हैं अगर आपके माइंड में नीदरलैंड चल रहा है तो। मे बी यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया गया,
आंसर नीदरलैंड भी हो सकता है। मैंने हिंट दिया आपको कि अगर आप हॉलैंड या कोई और ना बोल के नीदरलैंड बोलना चाहे तो 6 का इशारा कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं। ओके, सो यहां पे 6 का इशारा काफी सारे लोग कर रहे हैं, 2-2 हाथ मुझे दिखना शुरू हो गए हैं। 5 का इशारा भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। ओके, 5 और 6 ही दिख रहा है, 4 तो कोई नहीं कर रहा, या तो 5 है या 6 है। प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने शुरू में ही कहा था मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा यहां पे, और मैंने वो काऊ वाली बात पीछे छोड़ दी थी। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप सब लोग जानते हैं काऊ क्या होती है, जानते हैं ना? ओके फाइन, हाथ खड़ा करिए जरा, पूछूंगा नहीं किसी से भी, एक आधे से पूछ भी सकता हूं, है ना? हाथ खड़ा करिएगा अगर आपको पता है कि काऊ किसे कहते हैं। परिभाषा देनी है, डेफिनेशन वर्ड्स के अंदर, बिकॉज एक होता है काफ, काफ मतलब बछड़ा, एक होता है हीफर और एक होता है काऊ। है तो तीनों ही फीमेल। ये काफ जो है, चलो काफ मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, बट काफ फीमेल होता है, हो सकता है। हीफर तो फीमेल होता ही होता है, और काऊ भी फीमेल होती है। तो अब डेफिनेशन कौन बता सकता है कि मैं किसे देख के बोलूंगा कि ये काऊ है? नहीं नहीं सर, ये तो क्या है, ये आपकी हीफर है। नहीं नहीं, ये तो काफ है। कैसे बोलोगे? एज का क्राइटेरिया कुछ लगाइए, और डेफिनेशन कितने लोग जानते हैं काऊ क्या होता है? हाथ खड़ा करो। 10% लोगों को पता है गाय की डेफिनेशन क्या होती है। देखो कितनी गलत बात है, जब कंट्री में इतना चर्चा है गाय का। भाई साहब, गाय का कम गोमूत्र का ज्यादा, तुम्हें गाय नहीं पता? तुम तो 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो, है ना? तुम्हें पता आजकल फ्लेवर के अंदर दिया जाता है गोमूत्र, तुम गाय की क्या यार, कितना तुम्हें पाप लगेगा पता? तुम्हें गाय के बारे में नहीं पता। नहीं, मैं मजाक कर रहा, पाप पाप वाली बातें फालतू, है ना? बट 10% लोग प्लीज हाथ नीचे करें, मुझे डेफिनेशन नहीं पूछनी आपसे। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता था कि हम चीजों पे ध्यान जिस तरीके से देते हैं वैसे देना नहीं चाहिए। पता है क्यों? जब मैंने आपको कंफ्यूज किया, कैसे किया? मैंने बोला हॉलैंड आएगा कि नीदरलैंड आएगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला इशारा भी करा, लेकिन आप लोगों ने शायद बचपन में शक्तिमान नहीं देखा। देखा तो पता होता है गंगाधर और शक्तिमान एक ही कैरेक्टर है भैया, ध्यान नहीं दिया आपने। ऐसा क्यों? मैं समझाता हूं आपको। देखिए, आप जब बात करते हैं किसकी आंसर, तो इसका हॉलैंड आएगा, तो क्या नीदरलैंड नहीं आएगा? मैंने तो नीदरलैंड पढ़ा हुआ है, बताता हूं। गंगाधर ही शक्तिमान है। हॉलैंड एंड नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड को कभी कभी द ग्रेट लैंड ऑफ नीदरलैंड्स भी लिखा जाता है, इसके लास्ट में एस लगा होता है। उसके 2 प्रोविंस है जिसको मिला के क्या बोला जाता है? हॉलैंड बोला जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं राजस्थान से हूं या मैं इंडिया से हूं, अल्टीमेटली गंगाधर ही शक्तिमान हुआ ना। तो हॉलैंड इज द राइट आंसर, एंड इफ हॉलैंड इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, देन नीदरलैंड्स इज द राइट आंसर। समझ पाए? तो देखो, अब यहां पे क्या था, हमारी ज्योग्राफी वीक है, हमें पता ही नहीं है बेसिक, ये बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव डन बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो एजी का ही आएगा। एजी का तो आएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज तो हर बार रिक्वायर्ड है। और एग्जांपल दूं, इटली एंड यूरोप। आपने पढ़ा होगा एपिस मेलिफेरा के बारे में, जानते हैं? एपिस मेलिफेरा जो है वो कौन सी बी है? बहुत सारे लोग बोलेंगे इटालियन बी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे यूरोपियन बी है। हाँ, वो अलग बात है कि अब मैंने ये एग्जांपल दे दी तो आप लोग पक्के हो गए कि सर हाँ ये तो फिर से सेम ही होगा। ऐसा ही है, इटली इज अ कंट्री जिसका जो किसके अंदर आती है? यूरोप के अंदर आती है। तो आप एपिस मेलिफेरा जो अच्छे खासे लार्ज स्केल पे रियर की जाती है, उसे इटालियन बी बोलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसे यूरोपियन बी बोलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट इज हमने कभी ट्राई नहीं किया जानने के लिए। आपने एलुवियल सोइल के बारे में जब पढ़ा, मैंने पढ़ाया था आपको कल या परसों, कल पढ़ाया था क्या? जब भी पढ़ाया होगा, एलुवियल सोइल के अंदर एक वर्ड आता है इंडो गैंगटिक एलुवियल प्लेन। मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूं, आप में से 0.1% एक्सेप्शन मिल जाए तो अलग बात है, 99.99 लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते व्हाट इज इंडो गैंगटिक प्लेन। है हिम्मत तो करके दिखा दो। आप अपने आप से पूछ लो, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, है ना, कि हम तो करके दिखा देंगे जी, आजो ऐसे वैसे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट प्रॉब्लम इज हम पढ़ते नहीं है, हम लोग बस काम चलाते हैं कि जितने से हमारा काम चल जाए। बट सिलेक्शन ये चाहता नहीं है आपसे, वो चाहता है कि जितने तेरे में हिम्मत है ना करके दिखा, जिद पे आजा कि मैं लेके रहूंगा तो मैं तेरे को मिल जाऊंगा। बट बच्चा है कि जिद पे कभी आता ही नहीं है। अब इंडो गैंगटिक प्लेन की बात करते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया वाला जो नॉर्दर्न एरिया है, वहां के जो प्लेन्स है, किसके प्लेन्स? इंडस रिवर के और आपकी गंगा रिवर के। तो इंडस और गंगा, अब इंडस रिवर नहीं पता कुछ लोगों को, अब पंगा तो यही है ना, हमने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हुई है। इंडस रिवर और गंगा रिवर के जो प्लेन्स एरिया है, वहां पे क्या पाया जाता है? एलुवियल सोइल पाई जाती है। अब कल को अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एलुवियल सोइल इज फाउंड इन दीज स्टेट्स, वहां पे 3-3, 4-4
4-4 स्टेट के नाम हो, आप आंसर क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज वी डोंट नो कि इंडोगैंगटिक प्लेन क्या जुगाड़ है भैया, हमने पढ़ा ही नहीं, कभी मैप को स्टडी नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि भाई साहब जो सिक्किम है वो इस साइड आता है कि इस साइड आता है। प्रॉब्लम इज हम चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ब्लैक सोइल जब भी आपने पढ़ा होगा ना, आपने डेक्कन वर्ड डेफिनेटली पढ़ा हुआ है। Have you ever tried कि मैं कभी सर्च करूं डेक्कन क्या होता है? आप एक काम कीजिएगा, मेरी जब क्लास खत्म होगी ना, कोई बुक मर्जी उठा के देख लेना, उसमें जाना ब्लैक सॉइल के अंदर, आपको ये वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। आप में से कितने लोग हैं जो डेक्कन के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स ओनली 1%। मैं जानता हूं, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। वो अलग बात है कि कोचिंग में 5 सालों से ही हूं, बट 5 साल के अंदर बहुत सारे बैचेस को मैंने पढ़ाया, तो मुझे पता है बच्चे कैसे हैं। बच्चे एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब सपनों को बंद आंखों में नहीं, सपनों खुली आंखों में देखना। जब लोगों का कंफर्ट जोन निकल जाता है ना, फिर नींद और भूख है दोनों ही चली जाती है, बट बच्चों की ये जाती ही नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत वाले उस लेवल पे आइए कि जब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा गया, आप तब भी आंसर कर पाए। जब मैंने काऊ बोला, काऊ के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है यार। जब बात करते हैं किसकी, एक आपके जब प्यूबर्टी के अंदर आ जाता है आपका फीमेल एनिमल, तो वो फीमेल एनिमल प्यूबर्टी के अंदर आ गया है और उसने बछड़े को जन्म दे दिया है। जब उसने बछड़े को जन्म दे दिया तो उसे काऊ बोलते हैं। अगर नहीं दिया अभी तक तो उसे हीफर बोला जाता है। अगर यंग है, बहुत छोटा है, तो उसे काफ बोला जाता है। बस छोटा है तो काफ, सेक्सुअली मैच्योर है तो हीफर हो गया, और बच्चे को जन्म दे दिया तो काऊ। That's it। अब देखो कितनी डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर इन बातों का ध्यान रखें। चीजें मैंने आपको समझा दी किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। सिर्फ जो किताबों में लिखा गया उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों के लिए बेस चाहिए। नींव अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप आंसर कर सकते हो। जैसे पिछली बार उसने पूछा था, वर्टिसोल इज फाउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट? महाराष्ट्र या गुजरात? बड़े बड़े लोग कंफ्यूज थे, लेकिन अगर मैप का नॉलेज होता थोड़ा सा, तो आंसर महाराष्ट्र बड़े आसानी से किया जा सकता था। बट बच्चे हैं कि ऐसा कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो थोड़ा सा अपने आपको आगे लेके जाए सिलेक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर लेक्चर स्टार्ट करूंगा। एज ऑफ मेटिंग, सॉरी नॉट एज, एक्ट ऑफ मेटिंग इन कैटल एंड बफेलो इज कॉल्ड सर्विंग। मेटिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग का मतलब जब हम, जो हमारा मेल एनिमल है वो फीमेल एनिमल को प्रेग्नेंट करने के लिए जो क्रॉस करता है, जो कवरिंग करता है, जो मेटिंग करता है, जो मर्जी समझ आए, है ना। सो कहता है मेटिंग जो है कैटल और बफेलो के अंदर, उसे सर्विंग बोलते हैं। व्हाइल द एक्ट ऑफ मेटिंग इन हॉर्स, जबकि मेटिंग किसके अंदर? हॉर्स के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? कपलिंग, सर्विंग, टपिंग और कवरिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 1 2 3 4 5। ओके, एक बच्चा 1 का इशारा कर रहा है, बाकी सारे बच्चे 4 का इशारा कर रहे हैं। 2-3 लोग हैं जो 1 की साइड जाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कपलिंग होगा। ये टर्मिनोलॉजी में सारी आपको दिखाने वाला हूं। हाल फिलहाल अनफॉर्चुनेटली 1 वाले जो थोड़े से लोग हैं वो गलत हैं, बट हाँ कवरिंग अगर आप बोल रहे हैं तो कवरिंग इज द राइट आंसर। किसके अंदर बोला गया? एक्ट ऑफ मेटिंग इन हॉर्स। मैंने एक टर्म पहले भी एक्सप्लेन नहीं करी है जहां पे स्टेलिन आंसर आया था, और इसे भी नहीं किया। वाई? बिकॉज ये आगे आने वाला है, तो मैं वहां पे आपको सारा का सारा डेटा एक साथ दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है? पता है क्या ये वाली? आप बोलेंगे हाँ सर इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ये समझाना चाह रहा हूं कि जहां पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, एग्रोनॉमी, सॉइल हॉर्टिकल्चर, एंटोपैथो, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, तो देखो ना अब इंपॉर्टेंस उतनी ही कम होती जा रही है। सेरिकल्चर, एपीकल्चर को कभी भी एग्रोनॉमी, सॉइल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत एक माइनर फील्ड है और ये बहुत मेजर फील्ड है। तो ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूं, तो इसे मैं कहां पे लेके जाऊं? एक माइनर सब्जेक्ट में या मेजर सब्जेक्ट में? अगर ये माइनर सब्जेक्ट है तो आपको रीसेंट के अंदर ज्यादा इनोवेशन नहीं दिखेंगे, ज्यादा इनिशिएटिव नहीं दिखेंगे। जैसे आप सेरिकल्चर, एपीकल्चर की बात कीजिए तो कहां इतने सारे आपको इनोवेशन दिख रहे हैं। लेकिन आप इरिगेशन वर्ड की बात कर लेंगे ना, जो क्रॉप से जुड़ा हुआ है, क्रॉप्स एग्रोनॉमी से जुड़ी हुई है ना, तो भाई इरिगेशन के लिए कितने सारे इनिशिएटिव दिख जाएंगे, जबकि इरिगेशन तो एक पार्ट है, अभी तो पूरी क्रॉप्स पड़ी हुई है। तो मतलब एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सेरिकल्चर, एपीकल्चर उतना नहीं है कंपैरेटिवली। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज पेपर भी आपसे वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं फिर रीसेंट के अंदर क्या किया गया। देखो रीसेंट में जाऊंगा तो पहले तो 50 साल पहले लेके चलूंगा 1970 के अंदर। 1970 जब क्या आया था इंडिया के अंदर? ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड के बारे में सारे लोग जानते ही हैं। ऑपरेशन फ्लड जो 1970 के अंदर आया, जिसे आप व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके जनक या फिर जो फादर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। 26 नवंबर को उनका बर्थडे होता है और 26 नवंबर वाले दिन ही हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे, जबकि वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, ओके, आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड आ गया जी। ऑपरेशन फ्लड आने का कारण क्या था?
1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। हमारी जनता भूखी मर रही थी और इसके पीछे कारण था कि 1970 से पहले मिल्क के प्राइसेस में बहुत 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 डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, अवेलेबिलिटी जो बिल्कुल ही नहीं थी उसको बढ़ाने के लिए हम क्या लेके आए, 1970 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड को लेके आए, जिसे ऑपरेशन फ्लड फेज 1 फेज 2 ऐसे अलग अलग हमने डिवाइड किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वो कंट्री जहां पे सफिशिएंट मिल्क नहीं था वहां पे सफिशिएंट मिल्क होना स्टार्ट हो गया। 26 सालों तक लगातार हमारे प्रयास चलते रहे, जहां पे हमने बहुत सारे एक्सोटिक जर्म प्लाज्म को ट्राई किया, बहुत सारे क्रॉस ब्रीड का डेवलपमेंट किया, अभी भी हो रहा है क्रॉस ब्रीड का डेवलपमेंट। सो 26 साल का मतलब 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1966 कितने साल हो गए, 26 ईयर्स। 26 इयर्स के बाद हमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि 1997 में जाके अनाउंस कर दिया कि इंडिया जो है अब वो मिल्क प्रोडक्शन में कौन से रैंक पे आ गया है, फर्स्ट रैंक पे। 1997 में फर्स्ट पे आना बड़ी बात नहीं थी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बिकॉज फर्स्ट रैंक पे आना बड़ी बात नहीं होती है, फर्स्ट रैंक पे बने रहना सबसे बड़ी बात होती है। आज अगर आप इंडिया की बात करें, जिस मर्जी सेक्टर में जाइए, बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए या फिर बॉलीवुड में चले जाइए, पॉसिबल आप कोई और मूवीज देखते होंगे, टॉप पे होना बहुत अच्छी बात है लेकिन टॉप पे बना रहना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन इंडिया एनी हाउ मिल्क प्रोडक्शन में आज भी हाईएस्ट है। 1997 से लेके आज कितने, लगभग मान के चलिए कि 25 साल के आसपास होने वाले हैं। सो तब से अब तक फर्स्ट रैंक पे ही है। और फर्स्ट रैंक की बात करूंगा तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मिल्क का, 53% के आसपास टोटल मिल्क का कंट्रीब्यूशन जो देता है वो कौन देता है, बफेलो देता है। बट एनी हाउ बफेलो काली है तो बफेलो को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है सोसाइटी में। चलो काली होने से कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं जस्ट ऐसे ही क्लास में काऊ और बफेलो वाली बातें करता रहता हूं। मैं सोचता हूं कि लोग एटलीस्ट, पूरा इंडिया तो पता नहीं बिकॉज मेरी उतनी पहुंच तो नहीं है, बट 10 लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, 10 लोग तो जागरूक होने चाहिए कि या तो पूजा दोनों की करो, गाय की भी और भैंस की भी, या फिर नहीं करो, है ना। कोई डिफरेंशिएट मत करो। बिकॉज जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से लात मार के निकाला गया था, बोला गया तू काला है, तुम्हारी ट्रेन में नहीं जा सकता, तब हमने आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। अब आजादी की लड़ाई उस लेवल पे आ गई है जब हम पशुओं के साथ करते रहे, भाई तू गोरी है तो माता है, ये हमारी मासी वासी कुछ नहीं लगती है। क्यों, बफेलो भी तो बहन हो सकती है ना गाय की, थोड़ा सा रिश्ता बना लो उससे, बट हम बनाते ही नहीं है। बट अगर मिल्क कंट्रीब्यूशन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन दे रहा है, वो आपकी बफेलो ही दे रही है। इवन अगर आप काओ और बफेलो मिल्क को कंपेयर करेंगे, रिलीजन की बात नहीं करूंगा बिकॉज अब रिलीजन को लेके कंपेयर करेंगे तो गाय की बहुत बातें होती है, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, लैक्टोज की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्रीनेस की बात करेंगे, हर केस में बफेलो मिल्क आगे जाता है। हाँ, आपको बच्चे को देना है तो फिर मत दीजिए, बिकॉज बच्चे के लिए बफेलो मिल्क सूटेबल है। लो फैट मिल्क, लो फैट आपको काऊ वाले मिल्क में मिलेगा, या फिर फैट को रिमूव कीजिए। अदरवाइज आप जिस पैरामीटर से भी देखेंगे, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है मिल्क के, बफेलो मिल्क इज बेटर देन काऊ मिल्क। आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको A1 मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क क्या होता है, काऊ मिल्क क्या है, बफेलो मिल्क क्या है, तब सारी बातें बता दूंगा। हाल फिलहाल आप समझ गए ऑपरेशन फ्लड या फिर जो व्हाइट रेवोल्यूशन हम लेके आए वो क्यों लेके आए और उसका क्या अल्टीमेट रिजल्ट हुआ, ये आपको मैंने बता दिया। फिर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो हम 14-15 के अंदर लेके आए हैं, फिर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो 2005-6 और इंप्लीमेंट कौन करता है इसे, नाबार्ड इसके लिए इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। नाबार्ड ने अपने पेपर में 2017-18 वाला जो पेपर था वहां पे क्वेश्चन भी पूछा था। उसने बोला था कि हाईटेक डेयरी डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कौन सी स्कीम है। अब जो नाबार्ड की तैयारी करते हैं वो नाबार्ड की स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था DEDS, मतलब डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि हाईटेक डेयरी के लिए हमारे पास कौन सी स्कीम है, तो फटाफट से आंसर कर दिया गया DEDS। बच्चे भूल गए, हाईटेक डेयरी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, और जब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है गवर्नमेंट वहां पे आपको सब्सिडी नहीं दे पाएगी, स्कीम्स के बेनिफिट नहीं दे पाएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा आप जब भी किसी स्कीम को पढ़ेंगे वहां पे सीलिंग अमाउंट लिखा होता है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग फैन सबसे टॉप पे जो है, तो सीलिंग अमाउंट का मतलब मैक्सिमम इतने अमाउंट तक सब्सिडी मिलेगी। अब अगर इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो DEDS जो है वो डेयरी के लिए हेल्प करती है, बट हाईटेक डेयरी के लिए इंडिया में कोई भी स्कीम अभी तक नहीं है कि आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके डेयरी लगाना चाहो तो आपको क्या मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, ऐसा कोई स्कीम नहीं है।
है। DEDS जो है वो डेयरी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, पढ़ाऊंगा मैं टाइम के साथ। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2013 के अंदर लेके आए। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ये रिसेंटली मिनिस्ट्री का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। लाइव स्टॉक सेंसस जिसे हर 5 साल बाद हम कंडक्ट करते हैं, आपका जो एग्रीकल्चर सेंसस है 5 साल बाद होता है, लाइव स्टॉक सेंसस 5 साल बाद होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2 साल के बाद आती है, जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस है वो 10 साल के बाद आता है, और जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस है जिससे कंडक्ट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कितने साल बाद होता है? 10 साल के बाद होता है। याद रखिएगा, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइव स्टॉक सेंसस हम करवाते हैं हर 5 साल का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हम लेके आए, किसके लिए? इंडिजिनस ब्रीड के कंजर्वेशन के लिए, कि भाई इंडिया में जो हमारी देसी गाय है, जो देसी नस्लें, उनको बचा के रखा जाए। ई पशु हाट पोर्टल हम लेके आए, जैसे ई नैम को हम लेके आए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वैसे ही एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के जर्म प्लाज्म के लिए, साइंटिफिक जर्म प्लाज्म के लिए, या फिर बोलिए कि सीमन का ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कैसे? अगर किसी के पास अच्छी नस्ल का बुल है, आप लोग जानते हैं ना, हम गांवों के अंदर एक सबसे गलत काम करते हैं। कौन सा गलत काम? जब हमारी काऊ जो है वो हीटिंग पीरियड के अंदर होती है, हम उसकी मेटिंग करवाने के लिए डिजायर्ड बुल को नहीं लेके आते, अवेलेबल बुल को लेके आते, कि जो सांड या फिर जो भी आप वर्ड बोलेंगे, जो गांव के अंदर अवेलेबल है, उससे उसकी मीटिंग करवा दी जाती है। अब गाय की अगली प्रोजनी जो आएगी वो डिपेंड करता है कि जिससे आपकी मीटिंग करवाई गई है, कि आपकी गाय की जो मीटिंग करवाई गई है, क्या वो अच्छी नस्ल का सांड था या नहीं था। नहीं था तो दूध ज्यादा नहीं देगी। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है एआई को। एआई जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, गलत हो गया। एआई, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करनी पड़ेगी, कृत्रिम गर्भाधान की बात करनी पड़ेगी। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जब बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपका एक बार कलेक्ट किया गया सीमन है, किससे? आपके मेल एनिमल से, उसको कई बार हम यूज कर सकते हैं। और प्लस अब ये भी हो सकता है कि अगर एक पंजाब का बुल है जो आपको हरियाणा में, राजस्थान में चाहिए, उसको ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट सीमन का ट्रांसफर तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। आप लोगों को पता भी होगा कि सीमन जो है उसे प्रिजर्व किया जाता है। किसके अंदर प्रिजर्व करते हैं? ऑफ कोर्स ये सब ठीक बोल रहे हैं, इट इज लिक्विड नाइट्रोजन। किस टेंपरेचर पे किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इन सब बातों से मैं हालांकि आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैंने यही बोला कि व्हाई एनिमल हस्बेंड्री इज इंपॉर्टेंट। तो आपको भी दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट अगर इतने सारे इनिशिएटिव ले रही है, तो ऑफ कोर्स ये सेक्टर जो है, ये फील्ड जो है, या सब्जेक्ट जो है, वो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो इंपॉर्टेंट है तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। बोला गया व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है भैया पालना। एनिमल्स की रियरिंग कर ली, वो क्या हो गया? आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया। पोल्ट्री भी एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट होता है, बिकॉज वो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, लेकिन रियरिंग तो हम उनकी भी करते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री की जब बात करते हैं, बोला गया दोज डोमेस्टिक एनिमल्स which are reared mostly for economic or for recreation purpose in an particular area। देखो भाई, जो आपके एनिमल्स है ना, उनको रियर किया जा सकता है किसके लिए? रिक्रिएशन पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। लेकिन इन सभी में जो मेजर रहेगा वो क्या रहेगा? इकोनॉमिक ही रहेगा। बिकॉज आप देखिए ना, जितने भी घरों में क्या होते हैं, आपने एनिमल देखा, कभी देखा गाय उसने रखी है एंटरटेनमेंट के लिए, वो गाय के साथ शाम को खेलने के लिए जाता है? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। आप भी हंस रहे हो, कैसा एग्जांपल दे रहे हो? एग्जाम्पल इज बिकॉज गाय भैंस अगर आपके घर में है तो ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पर्पस। हाँ, देयर आर सर्टेन बर्ड्स, जैसे असील की बात करेंगे तो असील को फाइटिंग पर्पस के लिए पोल्ट्री में यूज किया जाता है, तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के अंदर, स्पोर्ट्स पर्पस के अंदर चला जाएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लालची लोग हैं, हम मतलब सारा ह्यूमन ही लालची है। तो अल्टीमेटली हम एनिमल्स को रियर करते हैं उनके भले के लिए, नहीं उनसे मतलब निकालने के लिए। बिकॉज जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो फिर हम उसे सड़कों पे निकाल देते हैं कि निकल यहां से, काम की नहीं है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे नहीं, मतलब हम एनिमल्स को रियर क्यों करते हैं? इट इज ऑलवेज इकोनॉमिक पर्पस। मुझे उससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, चाहे मुझे उससे मीट मिल रहा है, मुझे उससे मिल्क मिल रहा है, मुझे उससे मैन्योर मिल रहा है, मुझे उससे एग मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा होगा, वो अल्टीमेटली क्या? इकोनॉमिक पर्पस है। आगे चलते हैं। सच एज कैटल, बफेलो, शीप, गोट, याक, कैमल, पिग, हॉर्स, डॉग, पोल्ट्री एटसेट्रा। इनमें से बहुत सारे एनिमल्स को रियर होते आपने देखा है, कुछ को आपने नहीं देखा हो तो पढ़ा तो है। जैसे याक की बात करो, कैमल की बात करो, तो पॉसिबल है ये आपने कम देखे होंगे। बाकी सारे अगर आप यहां पे जाएंगे तो इनको तो सभी ने देखा ही है। अगर आपने इन सभी को देखा है तो देखते देखते आपको पता चला होगा कि कैटल अलग लिखा गया, बफेलो अलग लिखा गया। ये क्या हुआ? क्या बफेलो कैटल्स के अंदर नहीं आती क्या?
ऑफ कोर्स यस, नहीं आती है ये। कैटल के अंदर सिर्फ काऊ आएगी, बट हाँ काऊ की पूरी फैमिली आ जाएगी। फैमिली का मतलब चाहे वो हीफर हो वो उसके अंदर आ सकता है, काफ हो वो इसके अंदर आ सकता है, जो काऊ का मेल आपका हो गया वो भी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन सिर्फ काऊ फैमिली आएगी कैटल के अंदर। बफेलो गोट शिप नहीं आ सकता, वो अलग रहेंगे। तो इन एनिमल्स की हम रियरिंग करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मे बी डिफाइंड एज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। देखो अब ये भी समझना पड़ेगा, इसने बोला एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है और एक आर्ट है। अब आर्ट तो कुछ ऐसी है कि जैसे अब गाय की बात करो, गाय का दूध निकालना हो, अब अगर फैमिली में से कोई पर्सन निकालता है वो तो निकाल लेगा, अगर तुमने नहीं निकाला कभी तो जाके हाथ लगा के देखना, पता चल जाएगा। तो आर्ट है ना ये, तभी तो निकाल नहीं पाओगे, और निकाल सकते हो आप तब भी अल्टीमेटली आर्ट है, ये तो कला ही है ना, स्किल्स है हमारे। एंड टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस हमें बताता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो हमारे फार्मर्स का नॉलेज नहीं है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। दूसरी बात, जिनके पास है भी तो उतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले केस में आप लोग जानते हैं इंडियन फार्मर्स जो है, इंडियन फार्मर के उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। बिकॉज हमारे यहाँ पे 86% जो फार्मर है वो क्या है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होंगे उनके पास ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर डेयरी सेक्टर की बात की जाए तो एक सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज का मतलब जहां पे बड़े बड़े डेयरी फार्म के अंदर पशुओं को रख के साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है, और अनऑर्गेनाइज मतलब जहां पे हम घरों के अंदर रखते हैं। तो घरों के अंदर जो रखा गया वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर है डेयरी का, ये अनऑर्गेनाइज्ड ही है। जबकि एक सेक्टर और भी होता है विच इज नोन एज माइग्रेटरी सेक्टर, कि पशुओं के झुंड को सड़कों पे घुमा रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा, बट वो डे बाय डे अब कम होता जा रहा है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज एग्जिस्ट करता है सफिशिएंट, बट सबसे ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज है। बिकॉज आपने डेयरी के अंदर एनिमल नहीं देखे जितने एनिमल आपने घरों के अंदर देखे, और घरों में कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होता। मुझे भी याद है, क्या याद है, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं हमारे घर में गाय हुआ करती थी। तो पहले 2 गाय थी, बाद में 2 से 3 हो गई वो, लेकिन कमरा उनका एक ही था भैया, है ना, जहां पे उनको रात को रखना वहीं पे रहेंगी। तो 2 हो तो एडजस्ट कीजिए, 3 हो तो एडजस्ट कीजिए ना। हमारे भी ऐसा होता है ना, डबल बेड होता है बट रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर घर वाले बोलता है कि थोड़ा एडजस्ट कर ले, 3 लोग सो जाओ, ऐसा करना पड़ता है। तो एनी हाउ हम उनके साथ भी करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम कहां पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो आप समझ गए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुओं को पालना, किस लिए पाल रहे हो, जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए, किन किन को पाल रहे हो, आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया एनिमल टर्मिनोलॉजी। हाँ फोटो शेयर की लगी है, वो तो ऐसे ही, क्योंकि पीपीटी डिजाइन होती है तो वो डिजाइनर्स को नहीं पता कि भाई एग्रीकल्चर में शेयर को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, बट एनी हाउ कोई बात नहीं। एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री वाले केस में टर्मिनोलॉजी जब बोलेंगे, यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में देखो सबसे पहले बड़ी ही अच्छी सी टर्म आई है, कॉन्सेप्शन। शायद आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्शन, वर्ड को पढ़ा गया, कॉन्सेप्शन पढ़ा होगा, इंसेप्शन। इंसेप्शन हालांकि अलग है, बस वो ऐसे रिलेट सा हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है फर्टिलिटी से। ये फर्टिलिटी तो सर मिट्टी में पढ़ाते हो, सॉइल साइंस के अंदर यहां कैसे आ गया। देखो एक अंडा फर्टाइल होता है, ये वर्ड तो सुना हुआ है ना। क्यों फर्टाइल होता है, बिकॉज उसमें से जो उसके अंदर जो है वो क्या है, वो आफ्टर अ टाइम 21 दिन के बाद हैच करके बाहर आएगा, वो चिक आ जाएगा, चूजा आ जाएगा। अगर अंडे में से चूजा आ सकता है तो वो फर्टाइल है। जो हम लेके आते हैं खाने के लिए, हम लोग बोलते हैं इसमें इससे थोड़ी पाप लगता है ना, क्योंकि इसमें तो निकलेगा नहीं चूजा, और हम लोग खा जाते हैं उस अंडे को बॉईल करके या जैसे भी खाते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अंडा नहीं खाना, अंडा खाने से पहले हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है। भैया ये सिग्नल दे रहा है, कहता अंडा खा रहा है पाप लगेगा, कहता नहीं नहीं इसमें थोड़ी चूजा निकलना, ये खा जाता हूं, वो वाला जो है उसमें से निकलेगा, वो मैं खाऊंगा नहीं। ऐसा होता है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऐसा ही होता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। इंडिया के अंदर तीसरा टाइप होता है, वो कौन सा होता है, ट्यूसडे सैटरडे वाला, कि भाई खा लूंगा बट ट्यूसडे सैटरडे नहीं खाता, क्योंकि हमारा ये वाला कंट्रोल कर लेता है हमें। चलो जब बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्शन की, तो मैंने फर्टिलिटी वर्ड बोला कि अंडा फर्टाइल होना और नहीं होना। ऐसे ही जब कॉन्सेप्शन वर्ड की बात करते हैं, कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है, आपकी जो काऊ है जब आप उसकी मेटिंग करवाते हैं, मेटिंग आप जिस टाइम पे करवा रहे हैं उस मेल के साथ, तो आपकी काऊ जो है वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गई है। अगर हो गई है तो वो क्या है, वो कंसेप्शन है, क्या वो फर्टाइल हो गई है, मतलब उसके अंदर जो बेबी आने वाला है आफ्टर टाइम, या फिर जो क्या आने वाला है, जो आपका काफ आने वाला है, उसका डेवलपमेंट जो है, जो विकास वाली स्टेज है वो शुरू हो गई है।
यस और नो का इशारा दीजिए, यस मतलब ये और नो मतलब ये। अगर मैं काऊ की बात करूं, आपने जब काऊ को उस मेल एनिमल से मेटिंग करवाया तो क्या ये गारंटी है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी? क्या इस बात की गारंटी है क्या? ओके, सो प्लीज रुक जाएं, है ना। 90% लोगों ने ना बोला है, 10% लोग हाँ कह रहे थे, क्या हाँ हाँ गारंटी तो है, मीटिंग करवाओगे तो हो जाएगी। ये गलत बात है। 10% लोग जो बोल रहे हैं, हाँ वो अच्छी बात है कि हो जाए, लेकिन अगर आपके घरों में तो एक्सपीरियंस किया होगा कि वो हीट में आई, आपने मीटिंग करवाई, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, फिर आफ्टर अ टाइम वो दोबारा हीट में आएगी, फिर हम उसकी मीटिंग करवाएंगे। दोबारा क्यों करवा रहे हो? बिकॉज पहली बार वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाई है ना। तो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, वो भी फर्टिलिटी रेट ही होता है। अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करोगे तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है किसका? एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ का। फर्टिलिटी रेट कम है किसका? इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ का। जो हमारी देसी गाय है वो जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होती है, एक्सोटिक जल्दी हो जाती है, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस बेटर है ना। लेट नहीं करते किसी काम को, सब टाइम टू टाइम चल रहा है, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, तो वो हर काम में आगे है। बट कुछ चीजों पीछे भी है, वो बाद में बताएंगे आपको। कंसेप्शन के लिए बोला गया, कंसेप्शन रेट इज द मेजर ऑफ काउज फर्टिलिटी एट अ सर्विस। अब देखो सर्विस बोला है, मैंने यहाँ पे मेटिंग वर्ड बोला था, तो एक ही बात है। आप जब मीटिंग करवा रहे हो, मतलब अब थोड़ा सा मैं ऐसा बोलूंगा, बट मैं क्या करूं, मैं समझाने के लिए बोलता हूं, तो इसको अदरवाइज मत लेना। आप मैच्योर लोग हैं, इसको समझने के पर्पस से समझे। जब फीमेल के ऊपर मेल चढ़ जाता है, ऐसा ही तो होता है, जब आप काउ जो आपकी फीमेल है उसको कवर कर लेता है, तो आप उसे कवरिंग बोल देते हो, आप उसे कपलिंग बोल देते हो, आप उसे सर्विंग बोल देते हो, आप उसे मेटिंग बोल देते हो। तो मीनिंग तो सेम निकल रहा है ना, उसने कवर कर लिया, उसने कपल कर दिया, उसने मेटिंग कर दी, उसने क्रॉसिंग कर दी, उसने सर्विस कर दी। समझ पाए बात को, है ना। तो अल्टीमेटली दैट इज मेटिंग। सो कंसेप्शन रेट इज अ मेजर ऑफ काउज फर्टिलिटी एट सर्विस और द सक्सेसफुल यूनियन of male and female in reproduction process, because जब वो उसको कवर कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली दैट इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर वो सक्सेसफुली कर पाया तब कंसेप्शन बोलेंगे, अगर नहीं हो पाया तो फिर काम खराब हो गया, फिर आपको दोबारा से वेट करना पड़ेगा एक साइकिल का, जो एक टाइम के बाद आता है। हाथ खड़ा करो, अगर आपकी काउ आज प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, वो हीटिंग, पहले मैं हीटिंग पर डिफाइन करता हूं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो, आप काऊ को जो प्रेग्नेंट करवाना चाहो, मीटिंग करवाना चाहो, आप हमेशा नहीं करवा सकते। जब वो हीटिंग पीरियड के अंदर आएगी उसी टाइम पे करवा सकते हो। सर ये हीटिंग पीरियड क्या होता है? हीटिंग पीरियड एक टाइम है जहां पे आपकी काऊ जो है वो आपको स्पेशल सिम्टम देगी। वो स्पेशल सिम्टम क्या हो सकते हैं? वो अनयूजुअल सी दिखेगी आपको, यूजुअल नहीं है, शांत नहीं होती है, फूड का इंटेक जो आप फीड ले रही है वो उसका इंटेक कम कर देगी, वो एनिमल्स के झुंड की तरफ अट्रैक्ट होगी, मेल के ऊपर वो चढ़ना स्टार्ट कर देगी। हाँ, फीमेल मेल की साइड अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, तो मतलब वो हीटिंग पीरियड के अंदर है। अगर हीटिंग पीरियड में आपने उसे क्या करवाया, मीटिंग करवाई, बट हो नहीं पाई, या फिर बाय चांस आपने हीटिंग पीरियड मिस कर दिया, आप उसकी मीटिंग करवा ही नहीं पाए, अब क्या होने वाला है? अब एक पीरियड है जिसका आपको वेट करना पड़ेगा, वो दोबारा से एक हीटिंग पीरियड के अंदर आएगी, तब आप उसको फिर से क्या करवा पाएंगे, प्रेग्नेंट करवा पाएंगे। इस पीरियड का नाम क्या होता है काऊ के अंदर, और कितने दिन का होता है? कितने लोग जानते हैं? जरा सा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है, देखो 20% ओनली। जीत सिंह जी के पास चलते हैं। जी जी, कौन से पीरियड या साइकिल की बात हो रही है? सर ऑयस्टर साइकिल 21 दिन की होती है। एग्जैक्टली, ओस्ट्रस साइकिल आपने बोला 21 दिन का होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बाकी के लोगों का फिर आऊंगा बाद में, इन्होंने ठीक बताया। अगर पहली हीटिंग मतलब जब हीट में आई है तब आपने मिस कर दिया, या फिर वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो 21 दिन के बाद दोबारा से आप उसे करवा सकते हो। एक हीटिंग पीरियड से दूसरे हीटिंग पीरियड के बीच का जो टाइम होता है दैट इज ओस्ट्रस साइकिल। 21 दिन का होता है, मतलब आज आपने करवा दिया और नहीं हो पाया तो 21 दिन फिर आप करवा सकते हो। कंसेप्शन का मतलब आप समझ गए, जो सक्सेसफुली फर्टाइल हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसकी वोम के अंदर जो अगली प्रोजनी आने वाले उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं सर्विस की। आप लोग समझ चुके, सीधी सीधी भाषा के अंदर बोल दिया, बस मेंटेलिटी थोड़ी बड़ी रखिएगा, गलत तरीके से मत समझिएगा। जब फीमेल के ऊपर मेल चढ़ जाता है सर, दैट इज सर्विस, दैट्स इट, है ना। तो इसने बोला दिस टर्म इंडिकेट्स द प्रोसेस इन विच मैच्योर मेल्स कवर द फीमेल। हाँ, वो मैंने हिंदी भाषा के अंदर बोला, ये थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर जा रहा है कि मैच्योर मेल जो है वो क्या कर देगा, कवर कर देगा किसको, फीमेल को। तो वो जिस टाइम पे कवर कर रहा है मतलब वो क्या है, सर्विस है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि आपका जो एनिमल है उससे ज्यादा सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए। नाबार्ड रिकमेंड करता है कि एक बुल से हफ्ते में 2 के आसपास, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा आगे देता हूं, 2 सर्विसेज आप लीजिए एक हफ्ते के अंदर तो सूटेबल है। वैसे ये सर्विसेज अलग
एनिमल में अलग अलग रिकमेंड की गई, बिकॉज हॉर्स के अंदर तो सर्विस का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज हॉर्स सर्विस के बाद ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसे लंबा टाइम चाहिए, जबकि बुल की बात करेंगे वहां पे उतना लंबा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सर्विस की लिमिटेशन है, सर्विस की रिकमेंडेशन है, उसको बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए, वरना आपका बुल जो है वो उतना ही कमजोर हो जाएगा या फिर कहिए कि आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, सर्विस आप समझ गए। नेक्स्ट आ गया जेस्टेशन। आपको जेस्टेशन पता हो ना हो, लेकिन क्वेश्चन का रट्टा तुमने मारा हुआ है, जेस्टेशन पीरियड काउ के अंदर, बफेलो के अंदर, मैंने शायद कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा भी था वो वाला, है ना, पता नहीं आपसे किसी और बैच से पूछा होगा। तो जेस्टेशन पीरियड आप दिनों के अंदर बताते हो। जेस्टेशन बहुत सिंपल है, पता है कैसे? आपने क्या करवाई काउ की सर्विस, वो सक्सेसफुली क्या होगी, प्रेग्नेंट, मतलब कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन के बाद क्या होगा, उसकी वोम्ब जो है, कोख जो है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो अगली प्रोजनी आने वाली है वो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, राइट, और एंड तक जाएगा, कब तक, जब तक जन्म नहीं होता, तो शुरू से लेके लास्ट तक ये जो विकास की अवस्था, जो डेवलपमेंट स्टेज थी या फिर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी, उससे क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज जेस्टेशन। तो जेस्टेशन के लिए बोला गया इट इज द प्रोसेस और पीरियड ऑफ डेवलपिंग इनसाइड द वोम बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। कॉन्सेप्शन वर्ड मैंने आपको समझा दिया, कहता है टाइम जो कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक का लगा है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, जेस्टेशन है। जितने दिन लेके चली जाएगी फिर तुम उसे क्या बोल दोगे, जेस्टेशन पीरियड बोल दोगे, राइट। दिस इज एप्लीकेबल टू एनी ग्रुप ऑफ एनिमल, काउ हो, बफेलो हो या शीप गोट है, हर किसी में जेस्टेशन होता है। फिर बात करते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन टेक्निकल वर्ड है, आप इसे ये बोलिए कि जब वो बच्चे को जन्म दे रहा है, जब वो बछड़े को जन्म दे रहा है, वो क्या पार्चुरेशन है। सो पार्चुरेशन द टर्म इंडिकेट द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन, वो बछड़े को जन्म देना, वो क्या हो गया, पार्चुरेशन हो गया। आगे बात करते हैं लैक्टेशन पीरियड की। दो पीरियड आप पढ़ते हैं, एक होता है लैक्टेशन पीरियड, एक होता है ड्राई पीरियड, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात, अगर काऊ की या एनिमल की किसी की बात करें, जब वो दूध दे रहा है, दूध का मतलब क्या होता है, मिल्क को, मिल्क नहीं, मिल्क को आप लैक्टेशन यील्ड भी बोल सकते हो, जब वो लैक्टेशन यील्ड दे रहा है, जब वो लैक्टल सिक्रेशन दे रहा है, जब वो मेमोरी ग्लैंड से आपको व्हाइट फ्लूइड दे रहा है, मतलब जब वो मिल्क आपको दे रहा है, तो जब तक दे रहा है वो किसके अंदर है, लैक्टेशन पीरियड के अंदर है। और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका ड्राई पीरियड हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, एनिमल हमेशा दूध नहीं देता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, उसके अंदर दूध कम होना स्टार्ट होता है, वो दूध देना बंद कर देता है, ड्राई पीरियड में चला जाता है। फिर से जब वो क्या होगा, प्रेग्नेंट होगा और बच्चे को जन्म देगा, तो फिर से अगेन पहले 2 से 5 दिन तक के लिए वो नॉर्मल दूध नहीं देगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रम या फिर जो आपका खीस होता है वो आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज वो जो नया बीबी या फिर नया जो बछड़ा आया, जो काफ आया, उसके जन्म के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब वो दूध को पिएगा, जो इनिशियल स्टेज पे आता है, तो उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस आती है, इम्यूनिटी उसकी वो बढ़ाता है। लेकिन आफ्टर अ टाइम जो सिक्रेशन है, लैक्टल सिक्रेशन, जो उसके थनों से दूध आ रहा है, वो कोलेस्ट्रम फ्री हो जाएगा, उससे आप मिल्क बोलेंगे। तो मिल्क पूरा साल नहीं मिलता रहेगा, एक टाइम होगा जो मिल रहा होगा, एक टाइम जब वो नहीं मिल रहा होगा। जब दूध मिलता है और जब नहीं मिलता, तो इसमें क्या होता है, जब आपकी काऊ दूध देना स्टार्ट करती है तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। जब वो ड्राई पीरियड पे जाने वाली, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आज तुमने दूध निकाला और कल वो दूध देना बंद, बोली चलो आज से छुट्टी है, ऐसा नहीं। दूध कम होता जाएगा डे बाय डे, है ना। जब दूध कम हो रहा है, तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनिशियल स्टेज पे जब वो ज्यादा दूध दे रही है और लास्ट स्टेज पे जब वो दूध कम दे रही है, तो दोनों ही स्टेज में फैट परसेंटेज वेरी करता है। एक टाइम पे फैट कम होगा, एक टाइम पे फैट ज्यादा होगा। ये टाइम आप मुझे बता दीजिए कि फैट ज्यादा और कम जो है, ये शुरू में होगा या फिर ये लास्ट में होगा। ओके, तो आपकी जो काऊ है सर, ये शुरू में ज्यादा दूध दे रही है, फैट परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। और लास्ट में जब खत्म होने वाला है, मतलब दूध कम होने वाला है, बंद होने वाला है, इंक्रीज होता है फैट परसेंटेज। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? विकास कुमार मीणा। क्या आपका तो नाम ही विकास है यार, आप कैसे गलत बोल सकते हैं, है ना। आपकी चाहत तो पूरी दुनिया को है ना। कब से हम ढूंढ रहे थे, मुझे क्या पता आप क्लास के अंदर ही हैं। ओके, विकास जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। विकास जी ने बताया कि इनिशियल स्टेज पे जब दूध ज्यादा मिलता है, तो ऑफ कोर्स लॉजिकल बात है, एक काम करिए ना यार, आप घर के अंदर खीर बनाइए जरा, एग्जांपल के लिए आपको याद रह जाएगा। खीर बनाते हैं अपने, और क्या करते हैं, खीर बनाएंगे बहुत सारी, बड़े बहुत सारी, जितने मर्जी लोग आ जाए सबको खिला देंगे। क्या खीर अच्छी बन पाएगी? शायद नहीं। हाँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई, बनने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसे कॉन्संट्रेटेड बनाया, मतलब दूध जार डाला,
मटेरियल जार डाला और बनाई थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, बना के बहुत देर तक चूल्हे पे रखी, उसका टेस्ट उससे मैच नहीं हो पाएगा। मतलब जब कम बनाई है तो टेस्ट ज्यादा है, जब ज्यादा बनाई तो टेस्ट कम है, ऐसा होता भी है जनरली, तो है ना। तो ऐसे ही फैट क्वालिटी है और मिल्क प्रोडक्शन क्वांटिटी है। तो एक्सोटिक जो काव होती है ना, वो क्वांटिटी में आगे होती है, जो फैट कम देती है। और बफेलो वाले केस में जाओगे वो क्वालिटी में आ गया, बिकॉज ऑफ फैट ज्यादा देती है। लेकिन फिलहाल मैं काऊ की बात कर रहा था, जब वो दूध ज्यादा देगी मतलब क्वांटिटी दे रही है, अब क्वांटिटी जब दे रही है तो क्वालिटी साथ नहीं चलती, आप जानते हैं, तो उस टाइम पे फैट कम होता है। और लास्ट स्टेज पे जब वो दूध बंद कर रही होती है, दूध कम हो जाता है, तो फैट परसेंटेज उसके अंदर आना ज्यादा स्टार्ट होता है, बिकॉज क्वांटिटी कम हो रही है, तो फिर अकॉर्डिंगली क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब दूध कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब जल्दी ही दूध क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, मतलब वो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन साइकिल में नहीं, अब वो ड्राई पीरियड में चली जाएगी। समझ गए होंगे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वर्ड लिखा क्रीप। क्रीप को जो है एएफओ 2020 ने एग्जैक्ट इस लैंग्वेज के अंदर पूछा। क्रीप के लिए उसने बोला कि क्रीप होता क्या है। क्रीप एक प्लेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, किसकी, लैम्ब की, काउस की एंड पिगलेट की। देखो लैम्ब, काउस, पिगलेट मतलब छोटे छोटों की बात कर रहा है, बट नॉट यूज्ड फॉर अडल्ट। बड़े को नहीं फीड किया जाएगा, बट छोटे लैम्ब, काव या पिगलेट को आपने फीड कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रीप बोला जाता है। जो एएफओ 20 ने क्वेश्चन पूछा था, क्रीप आप समझ गए होंगे क्या होता है। आगे चलते हैं, इसे सारे लोग जानते हैं, बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन लोग जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, ये अच्छे भले बीएससी एजी वाले लोग हैं, ये मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं मटन दे दो, और मटन के नाम पे तुम्हें वो देता है बकरी का मीट, है ना। और बकरी का तो नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज तुमने तो मटन बोला है, तो भेड़ का मीट लेके आओ। लेकिन प्रॉब्लम ये हम जानते ही नहीं है। सो मटन हम जिसे बोलते हैं वो गलत होता है, चिकन हम सही बोलते हैं, वो तो मुर्गी या मुर्गे का मीट ही है, जिसे आप चिकन वर्ड बोलते होंगे। ब्रोयलर आप यूज करते हैं, वहां पे लिखा होता है ना, ब्रोयलर का ये रेट है, मटन का ये रेट है, तो मटन वो गलत लिखते हैं। टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड जो कहती है, वो कहती है बीफ जो होता है वो कैटल या बफेलो का मीट होता है। आपने बफेन वफेन कुछ और भी पढ़ा होगा बफेलो के मीट के लिए, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी के अंदर जाएंगे, तो वहां पे काऊ और बफेलो को सेपरेट नहीं किया जाता, उसे वो बीफ ही बोलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला मीट कौन सा है, ऑफ कोर्स इट इज बीफ। सबसे ज्यादा दुनिया में क्या खाया जाता है, बीफ खाया जाता है। बट मैंने वर्ल्ड बोला, इंडिया नहीं बोला। इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे फिर आपको पता ही है ना, फूल भी खिलते हैं और यहाँ पे धर्म भी आ जाते हैं, तो कुछ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। कहते हैं गाय तो हम नहीं मारेंगे क्योंकि गाय तो माता है, और बाकी जो आता है उसको उड़ा दें, कोई टेंशन नहीं है, तो बाकियों को हम खा जाते हैं। गाय के साथ थोड़ी सी दिक्कत है खाने में, तो बीफ का कंजप्शन ज्यादा नहीं हो पाता। पोल्ट्री मीट की अगर बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है पोल्ट्री मीट को। अब देखो मुर्गियों की बददुआ लगती है सीधी सीधी गाय को जाके, बिकॉज गाय के चक्कर में मुर्गियां फंसी पड़ी हैं। बिकॉज अगर उसके साथ रेस्ट्रिक्शन ना होता तो कुछ मुर्गियों की जान बच जाती, बट मुर्गियां कोई नहीं छोड़ता, उस पर किसी को तरस नहीं आता, उन पे आता है। तो एनी हाउ रिलीजियस एक्टिविटी होने के कारण इंडिया में काउ मीट जो है वो कम कंज्यूम किया जाता है, इवन बैन है बहुत सारी जगह पे, बट पोल्ट्री वोल्ट्री कहीं बैन नहीं है। तो इंडिया में पोल्ट्री मीट, जबकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ का कंजप्शन होता है। बीफ का मतलब आपको बता दिया, कैटल गाय, बफेलो का मीट। पोक की बात करते हैं तो इसमें भी अगेन कहीं ना कहीं बीच में रिलीजियस हमारी एक्टिविटीज आ जाती है। आप लोग जानते हैं जहां पे आपका जो बीफ है उसे हिंदू रिलीजन अलाउ नहीं करता, तो जो पोर्क है उसे मुस्लिम रिलीजन जो वो अलाउ नहीं करता। तो ये एक्टिविटी होने के कारण इसका कंजप्शन भी कम है, और इसका कंजप्शन भी इंडिया के अंदर आपको कम मिलेगा। किसका, पिग और स्वाइन आप बोल दीजिए, उसके मीट का। नेक्स्ट बोला गया मटन, होगट या फिर लैम्ब। मटन, होगट और लैम्ब की बात करेंगे तो सर मटन, होगट या लैम्ब बोलते हो किसके मीट को, शीप के मीट को, जबकि चेवन, कैब्रिटो या कैप्रिटो बोला जाता है किसके मीट को, गोट के मीट को। इसको प्लीज याद करिएगा दोनों को, बिकॉज पहले वाले दो तो आपको पहले से पता थे। आगे चलता हूं, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको 4 इमेजेस दिख रही है जिसके बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बट अगर आपने बीएससी एजी अच्छे से किया हुआ है तो हाथ खड़ा करें अगर आप इनके साइंटिफिक नेम बता सकें तो, वरना तो गाय हमारी माता है ये सबको आता है ना। हाँ, पहले बचपन में कहा करते थे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। आजकल तो भैया गाय के बारे में सब कुछ आता है, अगर नहीं आता है तो फिर देख लो। हाँ ओके, सो बात करते हैं किसकी, क्या बात है ना। 10% ही सही, बट हाथ खड़ा कर रहे हैं। बताइए सर, पहले काऊ पे आ जाइए। काऊ का साइंटिफिक नेम, काऊ का बोस इंडिकस और बोस टोरसस। हाथ नीचे कर ले। यस सर।
मैंने कहा हाथ नीचे कर लो, बोस ठीक। इंडिकस और बोस। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। इन्होंने दो नाम बोल दिए हैं, एक इन्होंने कह दिया है बोस इंडिकस, दूसरा बोला है बोस टोरस। मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। फिलहाल बफेलो पे चलते हैं। सर बफेलो का नाम क्या होता है? सर बुवेलस बुविलिस। बिल्कुल ठीक है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के अंदर बुवेलस बुविलिस। क्या एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हैं सर, बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑप्शन जब आएगा तब आंसर कर देंगे। बकरी की बात करते हैं, बकरी का साइंटिफिक नेम? कापड़ा इरकस। बिल्कुल कापरा हिरकस। एंड भेड़ की बात करेंगे तो? ओविसेरिस। पक्का ना? पक्का। ओके ठीक है। सो इन्होंने काओ के अंदर दो, मैं पहले आपको दिखा देता हूं भाई जो नाम होते हैं इनके। काओ के अंदर इन्होंने बोला बोस टोरस या बोस इंडिकस, नाम से समझ आ रहा है इंडिया लग गया है, तो ये हमारे वाली है, ये दूसरे वाली है। टोरस मतलब जिसके ऊपर हम्प नहीं होता, हम्पलेस, जैसा कि आप फोटो के अंदर तो गड़बड़ हो गया यार, ये हम्प जैसा कुछ दिख रहा है ना, चलो आप समझिए। अगर उसके ऊपर हम्प था क्या, पता नहीं, वो पीछे आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा वो, आई थिंक उसका ईयर है, हम्प तो पीछे है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये हम्प लेस काउ है, इसके ऊपर हम्प नहीं है। वो जो ऐसे 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 कुछ होता है, जानते हैं ना, जिसे आप कुबड़ उबड़ बोलते होंगे, या मैं दिखा देता हूं आपको। तो जब काउ की बात करते हैं, इंडियन जो हमारी काउ है, इंडियन काउ पे क्या होता है? हम्प होता है। तो हम्प्ड काउ जो है, जिसके ऊपर हम्प होता है, उसे इंडियन काउ बोला जाता है। जेबू कैटल वर्ड भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी हम्प वाली दिख रही है, वो देखिए वो काउ का हम्प दिखाया गया है ना। सो हम्प जो होता है वो इंडियन का होता है। उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बोस इंडिकस। जबकि बात करते हैं किसकी? बात करते हैं आपकी एक्सोटिक की, जिसके हम्प नहीं होता, उसे बोलते हैं बोस टोरस। बात करते हैं बफेलो की, तो बफेलो तो भाई आपको पता ही है, बुवेलस बुवेलिस होता है। बकरी को सारे लोग जानते हैं, कैप्रा हिरकस होता है। और बात करते हैं भेड़ की, तो ये कौन है जी? ओविस एरिस है। आपको कुछ और दिखा देता हूं फोटो सामने, इसको आप देख रहे हैं तो आप लोग जानते हैं इसे गैलस डोमेस्टिकस कहा जाता है, गैलस डोमेस्टिकस। इसकी बात करेंगे, इसको साइंटिफिक नेम देना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसकी स्पीशीज इतनी सारी है ना, मुश्किल होता है नाम देना। बट हाँ, इसको नाम दिया जा सकता है। किसको मैं बात कर रहा हूं? किसकी? आपके स्वाइन की, सुअर की, या फिर पिग की, है ना। पिग की जब बात करेंगे, इसे जनरली तो सुस लिखा होता है, SUS। हाँ एक्चुअली नाम बोलूंगा तो स्क्रोफा डोमेस्टिकस इसका नाम होता है ना। लेकिन हाँ, इसको कोई पालना पसंद नहीं करता, इसकी फीडिंग हैबिट गंदी होती है, तो लोगों ने इसकी गंदी इमेज बना ली है। बट हाल फिलहाल देखो, नहा धो के आए ये तुम्हारे सामने सुबह के 9 बजे, कोई टेंशन नहीं, अच्छा सा लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया? न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात आ गई, मैन्योर की। ये क्वेश्चन इतना अच्छा लगा IBPS और RRB और नाबार्ड को, 2 सालों तक घूम फिर के इसी क्वेश्चन पे आते रहे। कैसे पूछा गया? पूछा कुछ इस तरह से गया कि कौन सा किसमें हाईएस्ट होता है, या फिर ये वाला किसमें हाईएस्ट होता है। तो यहां पे जो टेबल है, क्योंकि जनरली आप जो याद करते हैं, आप याद करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट को, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ पिग मैन्योर के अंदर पोटाश कितना % होता है, ना, वो बोलेगा हाईएस्ट क्या होता है और लोएस्ट क्या होता है। तो इस टेबल को कुछ इस वे में बनाया गया है, जहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट लिख दिए गए हैं। फिर चाहे वो न्यूट्रिएंट के हिसाब से कि नाइट्रोजन ज्यादा किसमें होता है, फॉस्फोरस ज्यादा किसमें होता है, पोटाश ज्यादा किसमें होता है, या फिर कैटल में हाईएस्ट क्या होता है, शीप में हाईएस्ट क्या होता है, पिग में हाईएस्ट क्या होता है, या फिर लोएस्ट क्या होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, आपको हाईएस्ट की रेंज भी दिख रही है और आपको लोएस्ट की रेंज भी दिख रही है। पढ़ मैं इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज मेरे पढ़ने से नहीं, आपके पढ़ने से कमाल होने वाला है ना। क्योंकि आपने गाना तो सुना ही है ना, जानते हैं आप लोग, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मतलब IBPS का हो जाऊं। गंदी बातें मत क्या करो क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट की हमने बात करी। न्यूट्रिएंट कंटेंट के बाद नेक्स्ट आ गया टर्मिनोलॉजी, जो पीछे मैंने वो कहा था कि आगे आके बताता हूं। अब देखो, सो जो है AFO 2020 ने पूछा, वो कौन है? वो पिग का अडल्ट क्या हो गया? पिग का अडल्ट हो गया। अब ऐसे ही अलग अलग सारी टर्म्स दी गई हैं, इसको ही पढ़ूंगा नहीं, ये आपके पढ़ने से आपको फायदा करेगा। एक मैं पढ़ देता हूं। स्पीशीज कहता है कैटल की बोवाइन होती है। हर्ड को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? जहां पे झुंड है उनका, उसे हर्ड बोलते हैं। अगर कैटल का जो मेल है अडल्ट, उसे बुल बोलते हैं। अडल्ट फीमेल है तो उसे काव बोला जाता है। यंग मेल है तो उसे बुल काफ बोलते हैं। यंग फीमेल है तो उसे हीफर काफ बोलते हैं। जबकि न्यू बोर्न है उसे क्या बोलते हैं? उसे काफ बोला जाता है। ऐसे ही सारी टर्मिनोलॉजी दी गई है। काओ और बफेलो जो होता है वो इजी होता है, इसलिए आजकल ये लोग टर्मिनोलॉजी में ना इनको इग्नोर कर देते हैं। यहां से शुरू करते हैं, टर्मिनोलॉजी पूछते हैं, फिर देखो आपको अभी दिखाया था स्टैलियन पेपर में पूछा गया, ये पेपर के अंदर पूछा गया, और इवन यहां पे देखिए एक और भी था, टपिंग।
शीप के अंदर होता है, इसे भी पूछा गया कब, AF4 2020 के अंदर। तो टर्म्स यहां पे सारी लिखी गई है। कास्ट्रेटेड मेल जो होता है वो बुलोक या स्टीर होता है, किसके, कैटल के केस में। स्टेरलाइज फीमेल जो है उसे स्पेड बोलते हैं। फीमेल विद इट ऑफस्प्रिंग, मतलब जो फीमेल है वो अपने ऑफस्प्रिंग के साथ, बछड़े के साथ काफ हेड फुट बोला जाता है। पास्चुरेशन जो होता है उसे काविंग बोलते हैं, जबकि शीप के अंदर लैम्ब आता है उसे लैम्बिंग बोलते हैं। मेटिंग की बात करें, कैटल के अंदर सर्विंग होता है, जबकि शीप के अंदर वो क्या होता है, टपिंग होता है। तो ऐसे ही सारी टर्म यहां पे दी गई हैं। पता नहीं पेपर कौन सी उठा के आपके सामने रख देगा, मेक श्योर इनको याद जरूर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग से भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइन ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, इन ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, एक और भी बैक क्रॉसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से बड़े सारे क्वेश्चन आए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा एनिमल हस्बेंड्री जो है थोड़ा सा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हो चुका है। आप अगर नैनीताल बैंक का जो पेपर हुआ 2 से 3 साल पहले, वहां पे देखेंगे उसने काफी सारे क्वेश्चन पूछे एनिमल हस्बेंड्री से। आईबीपीएस तो करता ही है, बिकॉज आईबीपीएस पे तो हर बच्चे की नजर रहती है, पेपर इजीली मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो पेपर हो रहे हैं हम उनको एनालाइज नहीं करते। और मैं आपको बहुत बार बता चुका, मेरे जैसों की बातें मत सुनिए, बहुत सारे होंगे मेरे जैसे, बातें सुनिए अपने इसकी, पेपर उठाइए, पैटर्न को एनालाइज कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रीडिंग के सिस्टम की बात करते हैं। अब आपको ब्रीडिंग करवानी है, ब्रीडिंग मतलब मेटिंग वर्ड बोलिए, उससे ज्यादा अच्छे समझ आएंगे, है ना। जो हम कवरिंग, कपलिंग, ये वो सब वर्ड यूज कर रहे थे। अब मेटिंग के लिए क्या होता है, देखो मेटिंग के लिए एक मेटिंग तो ये है कि मैंने काऊ की मीटिंग बुल के साथ करवाई, मतलब स्पीशीज सेम है, गाय है और सांड है, या फिर जो भी आप वर्ड बोलेंगे उसके लिए वो सेम स्पीशीज का है। या फिर हम अलग अलग स्पीशीज के अंदर भी क्रॉस करवाते हैं। कैसे, खच्चर जानते हो, खच्चर के साथ क्रॉस था भाई, डोंकी का और अल्टीमेटली हॉर्स का क्रॉस है, एक का मेल है, एक का फीमेल लिया गया। अब खच्चर की अगर बात करता हूं, खच्चर जानते हो ना सारे लोग यार, है ना, उसकी अगर बात करता हूं, जरा हाथ खड़ा करो, मुझे बताओ, डोंकी और हॉर्स तो आ गया, किसका मेल लिया गया था और किसका फीमेल लिया गया था, कितने लोगों को पता है? जब हमने क्या करवाया, आपका जो खच्चर है उसका क्रॉस करवाया, कितने लोग जानते हैं कि उसमें किसको लिया गया था, मेल को, और किसको लिया गया था, फीमेल को? प्लीज रेज योर हैंड। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे बताने वाला हूं आपको। हाथ खड़े हो रहे हैं 15% लोगों के। 1 मिनट के लिए हाथ खड़ा रखिएगा। जिनके हाथ खड़े नहीं है उन 85% लोगों से पूछना चाहूंगा कि दिमाग लगाते हो? कह रहे हैं नहीं। थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाओ दिमाग को और दिमाग से पूछो, अगर तुमने गधे का फीमेल लिया, अब मैं गधा वर्ड बोला, डोंकी बोलना चाहिए मुझे, बट मैं समझाने के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, बिकॉज बच्चे को समझ आना चाहिए। अब खुद खच्चर तुमने देखा हुआ है क्या? हाँ देखा हुआ है। सोचो खच्चर पैदा हुआ है और गधे का हमने फीमेल लिया था, गधे क्यों कहा था? वो खच्चर जितना एनिमल पैदा कर पाएगा। सोच के देखो थोड़ा सा, है ना, लगता तो घोड़े जितना ही है, वो होता है कि नहीं होता? तो फीमेल किसका लोगे? हॉर्स का। मेल किसका लोगे? डोंकी का। अब बताओ, दिमाग लगाने वाली बात थी कि आंसर आने वाली बात थी? कभी कभी हमें लगता है आंसर नहीं आता, ना ना ना, ये तो हमने पढ़ाई नहीं हुआ। दिमाग तो है तुम्हारे पास, उसको तो खर्चो थोड़ा सा। कि बचपन में संतरे गोलियां खा ली थी उसे बेच के? नहीं खाई थी ना? अच्छा, संतरे की नहीं खाते क्या? ठीक है, वो पहले हमारे टाइम पे आया करते थे। प्लीज थोड़ा सोचा करो चीजों को, है ना। प्लीज हाथ नीचे करें जिनके हाथ खड़े हैं, जिनके नहीं खड़े थे बुरा मत मानिएगा, आप मेरी फैमिली का पार्ट है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोलता हूं, आपको थोड़ी सी चुभे और आप थोड़ा सा मेहनत करो, बिकॉज पढ़ता तो हर इंसान है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने बीएससी एजी करी और एफओ का फॉर्म फिल करा और पढ़ाई ना करे। पढ़ाई तो हर करेगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स है, इनको करिए। अब आपको मेरी बात ठीक लग रही होगी, गलत बात मैंने नहीं करी है। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा एनिमल है तो इतने बड़े एनिमल से आएगा ना यार। हम कुछ सोच के देखो यार, तुमने खच्चर को गधे से पैदा करवा लिया, भैया गधे का फीमेल है उसे खच्चर आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको भी लग रहा है ना, आपने सोचा ही नहीं ये वाली बात को। अच्छा ऐसे भी हो सकता था। हाँ, हम थोड़ा सोचे तब तो होता है। ओके, सो माय पॉइंट वाज कि आप सेम स्पीशीज के अंदर भी क्रॉस करवा सकते हो और आप डिफरेंट स्पीशीज के अंदर भी क्रॉस करवा सकते हो, बट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर आपको क्रॉस कम दिखेंगे, सेम स्पीशीज के अंदर ज्यादा दिखेंगे। लेकिन सेम स्पीशीज के अंदर भी कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। सेम स्पीशीज के अंदर ब्रीड आ जाती है। अब सेम ब्रीड के अंदर करवाया या फिर अलग ब्रीड के अंदर करवाया, सेम ब्रीड के अंदर करवा दिया तो इन ब्रीडिंग हो जाएगा, या फिर आपका इसे हम कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं, प्योर ब्रीडिंग हो जाएगा। अगर आपने अलग ब्रीड कर दिया तो वहां पे क्रॉस ब्रीड हो जाएगा।
सेम स्पीशीज के अंदर, सेम ब्रीड के अंदर ही बात खत्म नहीं होती है, सेम ब्रीड के अंदर भी ये हो जाता है कि आपने क्लोजली रिलेटेड ब्रीड के अंदर करवाया है या फिर वो जो 4 से 6 प्रोजनी तक रिलेट नहीं हो रही है उनसे करवाया है, तो अलग अलग ब्रीडिंग के सिस्टम बन जाते हैं। मैंने बोला क्लोज रिलेटेड, क्लोज रिलेटेड तो समझते हो ना, क्लोज रिलेशन कैसे होता है? देखो, अगर आप ये बोलो कि एक काऊ है, उस काऊ का एक मेल है और एक फीमेल है, अब अल्टीमेटली वो क्या है? फुल ब्रदर सिस्टर है कि नहीं रिलेशन के अंदर? बिकॉज उसी काऊ के, बट क्या उनमें मेटिंग हो सकती है? ऑफ कोर्स यस, एनिमल्स के अंदर ऐसा करवाते हैं, तो फुल ब्रदर सिस्टर के अंदर होगी। या फिर ये बोलिए कि कजन्स आ जाएंगे, अब कजन वर्ड यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई कि एक काऊ को प्रेग्नेंट करा एक मेल ने, दूसरी काऊ को प्रेग्नेंट करा उसी मेल ने, अब इन दोनों काऊ का, एक का मेल है एक फीमेल है, इनका क्रॉस करवा दिया। फुल ब्रदर सिस्टर तो नहीं है बट अल्टीमेटली ब्रदर सिस्टर है, बिकॉज जो पेरेंट था वो तो एक ही था। तो ऐसे हम क्रॉस करवाते हैं तो वो क्लोज रिलेशन के अंदर जाते हैं, और जब वो 4 से 6 प्रोजनी तक आपस में रिलेट नहीं हो रहे फिर उसे हम क्लोज नहीं बोलते हैं। लेकिन एवरी टाइम आप सेम ब्रीड के अंदर करवा रहे हो, आप डिफरेंट ब्रीड के अंदर करवा रहे हो, क्लोज एनिमल के साथ करवा रहे हो, क्लोज के साथ नहीं करवा रहे हो, सेम स्पीशीज में करवा रहे हो, डिफरेंट स्पीशीज में करवा रहे हो, सो एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। तो चलिए आप ब्रीडिंग वर्ड को समझ गए, देखते हैं कौन कौन से सिस्टम होते हैं। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग को एक्चुअली तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट? एक आपका होता है प्योर ब्रीडिंग और दूसरा होता है क्रॉस ब्रीडिंग। बस इतना सा होता है, ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। आप बोलेंगे अभी तो कह रहे थे इतने सारे सिस्टम होते हैं, हाँ फर्दर सब डिवाइड होंगे यार, लेकिन 2 मेजर होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, वन इज प्योर, वन इज क्रॉस। प्योर का मतलब ही समझ आ रहा है, जब आपने सेम ब्रीड के अंदर करवाया तो वो प्योर ब्रीडिंग है, और जब आपने अलग अलग ब्रीड के अंदर करवाया तो वो क्या है? दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। चलिए, सो प्योर ब्रीडिंग के लिए बोला गया प्योर ब्रीडिंग इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्री in the breed association and these animal will perform better than the non pure breed, है ना? प्योर ब्रीडिंग जो है वो यूज करते हैं किसके लिए? रजिस्ट्री इन द ब्रीड एसोसिएशन एंड दीज एनिमल विल परफॉर्म बेटर देन द नॉन प्योर ब्रीड। ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि अगर ब्रीड अलग अलग हम करवाएंगे तो सर वो तो नई ब्रीड पैदा होंगी, अच्छी होंगी। जैसे एनडीआरआई ने करन स्विस और करन फ्राइज को प्रोड्यूस किया तो वहां तो ब्रीड अलग अलग है और उनका प्रोडक्शन अच्छा खासा है, लेकिन ये बात तो गलत लिखी है आपने कि एनिमल विल परफॉर्म बेटर देन द नॉन प्योर ब्रीड। देखो, नॉन प्योर ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के अंदर डिफरेंस होता है। नॉन प्योर का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं ना, एनिमल की मीटिंग, जैसे आपके पास एक गाय है, आपने उसकी एक सांड के साथ मीटिंग करवा दी, डन हो गया। अगली प्रोजनी है, उसकी मीटिंग किसी और सांड से करवा दी, अगली किसी और से करवा दी। अब आपकी ब्रीड जो है वो नॉन प्योर होती जा रही है, कभी कोई है कभी कोई ब्रीड आता है, तो हर किसी कैरेक्टर मिक्स होते जा रहे हैं, वो नॉन प्योर है। लेकिन आपने क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या किया? एक ही मेल को लिया, बार बार उसी ब्रीड की क्रॉसिंग करवाई ताकि उसी ब्रीड के कैरेक्टर ज्यादा आ जाए, वो क्या होता है? वो आपका क्रॉस ब्रीड होता है। तो प्योर ब्रीडिंग, नॉन प्योर और क्रॉस ब्रीड अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्योर को आप समझ गए हो, जब आप सेम ब्रीड को लेके चलते हो और कहता है सेम ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाया तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता है, बेस्ट होता है कि नहीं, बट बेटर इसने बोल दिया। क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे, इज यूज्ड मोस्टली बाय द मैनी कमर्शियल प्रोड्यूसर। हाँ, कमर्शियल प्रोड्यूसर करते हैं। एंड एनिमल ऑल्सो हैव अ गुड परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हाइब्रिड विगर। विगर का मतलब होता है पोटेंशियल, उनके अंदर जो पावर आ जाती है, बट ये कौन सी है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड समझते हैं ना, हाइब्रिड वर्ड बोला तो 2 का नाम लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो एक हम लेते हैं एक्सोटिक नस्ल का, एक्सोटिक ब्रीड का एनिमल, एक हम लेते हैं इंडिजिनस ब्रीड का एनिमल। और फिर से कहानी आपके पास आ जाती है, हाथ खड़ा करे, कितने लोगों को पता है जब हम क्रॉस ब्रीड का डेवलपमेंट करते हैं तो कौन सा मेल लेते हैं और कौन सा फीमेल? मतलब एक्सोटिक का मेल लेंगे या फीमेल, और इंडिजिनस का मेल लेंगे या फीमेल? हाथ खड़ा कीजिए। क्वेश्चन पिछली बार से ज्यादा आसान है, बस दिमाग लगाइएगा तो समझ आइएगा। 50 to 60% लोग हाथ खड़ा कर पा रहे हैं, 40% कह रहे हैं नहीं सर हमें नहीं पता। ओके, पूछ लेते हैं किसी एक बच्चे से। किन से पूछते हैं? सर आप बताइए, मेल किसका लेंगे? सर मेल लेंगे हम सर इंडिजिनियस ब्रीड का। मेल लेंगे इंडिजिनस का, और फीमेल किसका लेंगे? सर एक्सोटिक का। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सर नीतीश कुमार। आपने एक हिंदी मूवी का डायलॉग सुना है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे? सॉरी सर, क्या कि एक्सोटिक ब्रीड है ना, वहां से ऐसे नहीं करें। देखो मैं जो पूछा उतना आंसर दे। क्या आपने डायलॉग सुना हुआ है क्या? यस सर। सुना है ना? तो देखो भैया, तुम्हारा इंडिजिनस मेल तो अच्छा है नहीं, लेकिन एक्सोटिक फीमेल तो अच्छी है, तो तुम ले गए इंडिजिनस मेल को एक्सोटिक फीमेल क्रॉस करवाने, तो मतलब तुम्हारा मेल तो डूबा था, वहां की फीमेल को भी डुबा दो। तो डायलॉग तो सेट बैठ गया ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे।
यस सर, सॉरी सर। अगर इंडिजिनस मेल ही अच्छे होते तो फिर क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करवाते, पंगा ही क्यों लेना, फिर अपने घर में ही काम चला लो, बाहर से क्यों लेके आना। समझ पाए बात को, है ना। तो गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिया आपने। अब बाकी लोग समझ गए होंगे, अगर आप भी उल्टा करने वाले थे तो थैंक्स बोलिए इन भाई साहब को जिन्होंने अपने ऊपर लिया है ना, आपका नंबर नहीं आने दिया। हम मेल लेंगे एग्जोटिक का और फीमेल लेंगे इंडिजिनस की। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास जो फीमेल है ना, मुझे उससे शिकायत है। क्या शिकायत है? मुझे शिकायत उससे यह कि यार तू दूध ज्यादा नहीं दे रही है। वो कहती मैं क्या करूं, क्रॉस ही ऐसे एनिमल से करवाया, उसका मिल्क प्रोडक्शन था। मैंने कहा एक काम करता हूं, तेरा क्रॉस ना मैं अच्छे एनिमल से करवाता हूं। बोली करवा दो, कोई चक्कर नहीं है। मैं लेके आया एग्जोटिक एनिमल को, उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है। अब अगर उसको मैं लेके आया तो मैं क्या करवाता हूं, उसका क्रॉस करवाता हूं। अब देखो मुझे मेरी जो गाय है उससे शिकायत है, ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दूंगा। शिकायतों के साथ साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी है। वो ये है कि मेरी जो इंडियन क्लाइमेट है, जो यहाँ पे हमारे जलवायु है, उसके अंदर वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर पा रही है। अगर आप इसी होलिस्टीन फ्रीजियन को लेके आएंगे तो भैया तुम पंखे के नीचे बैठोगे और वो एसी के अंदर बैठेगी तो काम नहीं चल पाएगा ना। धीरे धीरे दुख लगेगा कि यार मनुष्य हूं मैं पंखे के नीचे, पशु मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वो इस क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन मैं एचएफ का मेल लेके आऊंगा, मेल नहीं लेके आता, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काम चल जाता है, बट समझने के लिए बोल रहा हूं कि मेरे पास जो गाय थी उसके लिए मैं क्या करके आया, अब लेके आया किसको, मेल को, कौन सा एग्जोटिक जो है। अब एग्जोटिक मिला, क्रॉस करवाया, अगला जो काफ आया उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज अच्छी नस्ल से क्रॉस हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब अगेन एंड अगेन उसी ब्रीड से क्रॉस करवाएंगे, किसी से, वो वाली एग्जोटिक से। अब आप ये भी समझते हैं कि मैं जितनी ज्यादा बार क्रॉस करवाता जाऊंगा उतने ही ट्रेट जो है वो उस एग्जोटिक ब्रीड के बढ़ते जाएंगे और इस इंडिजिनस के कम होते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? बिकॉज एक्सोटिक को बार बार आप क्रॉस करवाते जा रहे हैं कि भाई मैंने मेरी गाय से भी उसका क्रॉस करवाया, उसी ब्रीड का क्रॉस अगली प्रोजनी से करवाया, उसी क्रॉस मैंने अगली प्रोजनी से करवा दिया। तो अब हर बार इसके ट्रेड बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे, आपने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है ना। तो जब ये ट्रेड बढ़ते जाएंगे, एक वो टाइम आएगा जब 100% उसके ट्रेड ट्रांसफर हो जाएंगे। 6 से 7 जनरेशन के बाद आपकी जो ब्रीड है वो प्योर ब्रीड बन जाएगी। और वो प्योर ब्रीड जो है तो इंडिजिनस, लेकिन आपने बनाई तो क्रॉस ब्रीड थी, बन वो एक्सोटिक ब्रीड जाएगी। वाई? बिकॉज एक्सोटिक के 100% ट्रेट आ गए, 100% सिम्टम उसके अंदर आ गया है। सर ये ब्रीड आपके यहां सर्वाइव नहीं करेगी, मर जाएगी। वाई? बिकॉज वहां पे 100% ट्रेट आ गया है। तो आप कभी भी 100% एक्सोटिक इनहेरिटेंस को नहीं आने दोगे। जब एक क्रॉस ब्रीड बनाया जाता है तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है 62.5% के। जो एक्सोटिक इनहेरिटेंस है वो 62.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इट कैन बी 30%, इट कैन बी 40, 50 और 60%, लेकिन 62.5 से ऊपर नहीं लेके जाना। और ना ले जाने का रीजन ये है कि अगर इतने से ज्यादा गया तो फिर सर इंडिया वाले कैरेक्टर तो खत्म कर दिए ना आपने, फिर तो मरेगी, यहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। बात समझ पा रहे हैं? यस और नो एवरीवन? सर इलाके यस और नो बोलिए। यस और नो करते रहा करो, है ना। आप डेमो वाले स्टूडेंट तो आप जानते नहीं है इस सिस्टम की पावर क्या होती है। अगर तुम कनेक्ट रहोगे ना चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं इसीलिए मेरी क्लासेस यूट्यूब पे डिलीवर नहीं करता, जबकि दे तो फ्री रहा हूं ये भी क्लास, बट यूट्यूब पे डिलीवर करूंगा ना तो वहां कैमरा ऑन नहीं होता। आधी से ज्यादा जनता तो यहाँ वहां घर में चलती फिरेगी, कुछ लोग बेड पे पड़े हुए हैं, कुछ भैंस जैसे पड़े हुए हैं, तो वो गड़बड़ कर जाता है। तो अगर आप कनेक्ट है ना सर, अच्छे से बैठे हैं तो कनेक्ट रहिए, है ना। आपको सब चीजें समझ आएंगे और आपको लग भी रहा होगा हाँ पल्ले पड़ रहा है मेरे, तो आप समझ गए हो। सेम ब्रीड को लेंगे तो प्योर ब्रीड, और अलग ब्रीड को लेंगे तो क्रॉस ब्रीड। और क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर एक्सोटिक इनहेरिटेंस जो है वो 62.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं लाइन ब्रीडिंग की और इन ब्रीडिंग की। ये क्या होता है लाइन ब्रीडिंग से? क्वेश्चन पूछा AF 2020 ने, अगर देख पा रहे होंगे 2020 से तीसरा क्वेश्चन आ गया। देख लो एनिमल हस्बेंड्री कितना इंपॉर्टेंट है। सो लाइन ब्रीडिंग की बात करते हैं। लाइन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, बस ये वाला वर्ड जो है ये लाइन ब्रीडिंग को डिफाइन कर देता है। बोला गया मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन, नोट क्लोजर वन, दैट्स इट, कहानी ओवर। मेटिंग करवानी है वाइडर डिग्री, दूर दूर के एनिमल की, क्लोजर वन की नहीं करवानी है। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब वहां पे जो सिम्टम आपको दिख रहे हैं वो समान एक जैसे आ रहे हैं। सो रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज लाइन ब्रीडिंग। याद रखने के लिए सीधा बोल दो यार कि हमने एक यूनिफॉर्म लाइन बना ली। होता है ना जब हम कहीं भी लाइन बनाते हैं, फिर चाहे वो कोई कुछ मतलब जो मर्जी समझ आइए, मुझे लाइन के नाम पे, मेरी जिंदगी में लाइन जहां पे थी वो प्रेयर्स के अंदर हुआ करती थी। स्कूल के अंदर जहां पे मेरी हाइट ज्यादा होने के कारण पीछे पीछे खड़ा किया जाता था। मैं शरारती बच्चा ही हुआ करता था, बट बहुत ज्यादा शरारती नहीं था।
तो पीछे से जब लोग धक्का मारते थे लाइन के, तो मेरा टीचर आके हमेशा मुझे या फिर मेरे साथ 2-3 लोग थे उनको ही पकड़ा करता कि धक्का तुमने ही मारा है, जबकि हमेशा हम नहीं मारते थे। हाँ, कभी कभी हम भी मार देते थे, जब हमें दिख रहा है कि आज कोई नहीं मार रहा फिर हम मार दिया करते थे। पर चलो, याद रखने के लिए आप ये बोले कि लाइन यूनिफॉर्म होती है ना। तो लाइन जब यूनिफॉर्म है तो उस केस में क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी दिखा रही है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना लाइन का यूनिफॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है। वो इसलिए बोल रहा हूं कि लाइन के अंदर सारे लोग बराबर तो नहीं होते, आगे छोटी हाइट वाला खड़ा, पीछे बड़ी हाइट वाला खड़ा होता है। तो ऐसे ही बोलिए कि क्लोज रिलेशन के अंदर नहीं, वाइडर डिग्री रिलेशन के अंदर आपने मेटिंग करवाई है जिससे यूनिफॉर्मिटी आई है, उसको आपने क्या बोला, लाइन ब्रीडिंग। आपको ये बात बहुत अच्छे समझ नहीं आई है, लेकिन जब लास्ट तक ब्रीडिंग को पढ़ेंगे ना फिर आप समझ जाएंगे। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया इन ब्रीडिंग। भैया यहां पे इन लग गया है, इन का मतलब इनसाइड है ना। इनसाइड कैसे, क्लोज की बात आ जाएगी। कहता है द मेथड ऑफ मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल व्हिच आर मोर क्लोजली रिलेटेड सच एज ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ सायर with daughter is called inbreeding। देखो इसने क्या बोला, such as brother and sister, एक ही काउ का मेल और फीमेल है, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, उनके अंदर क्रॉस करवा दिया। या फिर बोला गया सिस्टर एंड सायर। ये सायर क्या होता है, कोई जानता है क्या? फिर से दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सिस्टर वर्ड बोला गया है तो सायर पे तुक्का बड़े आराम से लग सकता है। मुझे तो खुद नहीं पता था सायर क्या होता है, बट ये वर्ड पढ़ते मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, बिकॉज सिस्टर आ गया है तो ब्रदर नहीं आया तो सायर तो वही बचा होगा। कौन बचा होगा? देखो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा मैं उससे पूछूंगा, मैम क्या नाम है आपका? चित्रा हटवार। चित्रा? चित्रा। चित्रा, यस सर। ओके चित्रा मैम, यहां पे बोला है क्रॉस जो है वो ब्रदर सिस्टर के अंदर हो सकता है या फिर सायर के अंदर हो सकता है। तो सायर क्या, सिस्टर एंड ऑफ सायर विद डॉटर। अब देखो सायर विद डॉटर इसने कह दिया, अब डॉटर बोला तो सायर कौन होगा सोचो? मेल। कौन मेल? ब्रदर? यस, नहीं कजन। कजन? और कोई मेल हो सकता है? दूसरे दूसरे ब्रीड वगैरह का सर। कौन होगा सायर? मेल वो पेरेंट। आप ठीक बोल रहे हैं ना, सायर जो होगा चित्रा वो मेल पेरेंट होगा। सोचते ना, डॉटर वर्ड बोला गया, डॉटर के साथ क्या सूट करता है भाई? डॉटर के साथ ब्रदर सूट करता है कि डॉटर के साथ फादर सूट कर रहा है? ऑफ कोर्स मेल पेरेंट जो होगा वो सूट कर रहा है ना। तो इसलिए दिमाग लगाने वाली बातें, चीजें बहुत आसान है। तो इसने बोला सच एज ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑफ सायर विद डॉटर इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, फादर का डॉटर के साथ, ब्रदर का सिस्टर का क्रॉस करवाते हो तो ये तो बहुत क्लोज रिलेशन के अंदर है। जब क्लोज रिलेशन के अंदर करवाते हो तो वो क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग। जब आपने वाइडर डिग्री में करवाया और यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हुई है वो क्या हो गया आपका, लाइन ब्रीडिंग। अगला आ गया आउट ब्रीडिंग। इन वर्ड ही हटा दिया भैया, अब बाहर निकाल दो। अब क्लोज रिलेशन की बात नहीं करनी, अब आउट की बात करिए, दूर के रिलेशन। अब ये दूर के रिलेशन कैसे डिफाइन करें, बिकॉज इसकी डेफिनेशन तो हमारे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा होता था बचपन के अंदर, पता नहीं तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं, बट मेरे साथ हुआ। मेरे लिए ना, जब मैं बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ रहा था तो रीजनिंग का जो रिलेशन वाला पार्ट था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने ना बचपन से ही, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ना बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता था, रिश्तेदार घर नहीं जाता था, तो मामा चाचा ताया फूफा ये ज्यादा मुझे समझ नहीं आए। तो मेरे साथ बचपन से डिफिकल्टीज आया करती थी, है ना। तो मुझे जब भी कोई बंदा मिलने आता घर पे तो मेरे पेरेंट्स से, बेटा ये दूर के रिश्तेदार है, अंकल जी नमस्ते कह के आ जा, ठीक है नहीं हो, है ना। तो अब वो दूर के रिश्ते कितने दूर के हैं, 15 किलोमीटर के, 150 किलोमीटर दूर के, मुझे कभी नहीं पता चला। मतलब ऐसी डेफिनेशन नहीं होती ना, वी कैन नॉट से कि ये क्लोज है वो तो ठीक है, लेकिन दूर का रिश्तेदार तो पता नहीं कोई भी हो जाता है ना। आपके पापा का फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, दादा का फ्रेंड भी हो सकता है, दूर के है ना वो तो ऐसे ही अब की बार डेफिनेशन है आपके पास। अब दूर के नहीं है, मतलब दूर के है आउटर ब्रीडिंग के अंदर, बट दूर की डेफिनेशन दे दूंगा मैं क्या होती है। ओके, सो बोला गया इट इज practice of breeding the farm animal which are not closely related with the same breed। breed same रहेगी but यहां पे closely related नहीं है। it is popular system of breeding the dairy herd with average production and small livestock owner। popular system है outbreeding। outcrossing या outbreeding, वैसे टेक्निकली outcrossing और outbreeding अलग अलग होता है, बट ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ी है। outcrossing combined with the selection
is responsible for the most of the changes and improvement in the most pure breed of dairy cattle. अब यहां पे सिलेक्शन वर्ड लिखा गया, मैं आगे आके समझाता हूं. इसने बोला आउट क्रॉसिंग कंबाइन कर दो सिलेक्शन के साथ, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा. द इफेक्ट ऑफ आउट ब्रीडिंग आर अपोजिट टू द इन ब्रीडिंग, बिकॉज इन ब्रीडिंग के अंदर सिमिलैरिटी आएंगी तो आउट ब्रीडिंग के अंदर डिससिमिलैरिटीज आएंगी. सो बोला गया since without inbreeding heterozygosity is increased, because our इनब्रीडिंग करवाते तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती. होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर. हेटेरो का मतलब डिसिमिलर. तो सेम में जा रहे हो तो सिमिलैरिटी आएगी, मतलब होमोजाइगोसिटी आएगी. अलग अलग के अंदर जा रहे हो तो हेटेरोजाइगोसिटी मतलब डिसिमिलैरिटी वहां पे आएगी. समझ पा रहे हैं? आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो आपको मैंने बोला था कि यहां पे डेफिनेशन है कि क्लोजली का मतलब क्या होता है. तो जब वो 4 से 6 जनरेशन के अंदर कोई रिलेशन नहीं रख रहा, कि आपकी 4 से 6 जनरेशन निकल गई है काउ बफेलो की, लेकिन वो उनसे रिलेट नहीं कर रहे, तो वो दूर के माने जाएंगे और वहां से क्रॉस करवाओगे तो वो आउट ब्रीडिंग होगा, और क्लोजली के अंदर करवा दोगे तो वो क्या होगा? इन ब्रीडिंग होगा. और यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होगी, बट थोड़े दूर से करवाओगे तो वो आपका लाइन ब्रीडिंग होगा. अब आप समझ होंगे लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग क्या होता है और आउट ब्रीडिंग क्या होता है. क्लियर हो गया? आगे चलता हूं. नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया? अब इन आउट ब्रीडिंग के बाद आ गया जी क्रॉस ब्रीडिंग. अभी तक जो पढ़ रहे थे वो दूर या पास जैसे मर्जी सही, लेकिन ब्रीड एक ही थी. अब की बार वहां पे 2 रंग दिखाए गए हैं, एक रेड है तो दूसरा ब्लू है, और अगला आने वाला रेड ब्लू क्यों दिखाया गया? बिकॉज अब दोनों के ट्रेट आ गए. अब अपने क्रॉस ब्रीड बना दिया है. फिर चाहे आप करण फ्राइज की बात करें, करण स्विस की बात करें, सुजाता की बात करें, सुनंदनी की बात करें, या फिर किसी और ब्रीड की बात करें, इंडिया में बहुत सारी क्रॉस ब्रीड का डेवलपमेंट किया गया है. आगे चलते हैं. बोला गया क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर इट इज अ मीटिंग ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट ब्रीड. देखो सेम ब्रीड नहीं है, आपकी बार क्या आ गया है? डिफरेंट ब्रीड आ गई है. इट इज डन टू टेक एडवांटेज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ 2 और मोर ब्रीड. ये किया किसके लिए गया है? इट इज डन टू टेक एडवांटेज ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ 2 और मोर ब्रीड्स. हिसार डेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप developed in Punjab by crossing Merino Ram and Bikaneri ewes, है ना. तो ये RRB SO 2019 ने क्वेश्चन पूछा था. The level of exotic inheritance should never exceed, मैं शुरू में बता चुका, the level of exotic inheritance should never exceed 62.5 to exploit the full genetic potential of the animal for sustainable production. 2 वर्ड बोले गए, प्रोडक्शन सस्टेनेबल लेना है और आपको एक्सप्लॉइट करना है. वैसे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो गलत वर्ड होता है, बट जब आपने एनिमल को इकोनॉमिक पर्पस के लिए बांध लिया घर के अंदर, उसके गले के अंदर चेन डाली और घर में बांध लिया, तो भैया एक्सप्लॉइटेशन तो हो गया उसका स्टार्ट. वो खुला घूमता लेकिन तुमने बांध लिया, तो एक्सप्लॉइट तो आप कर ही रहे हो उसे, तो करिए फिर एक्सप्लॉइट. तो कहता है उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका फुल जेनेटिक पोटेंशियल लेने के लिए, मैक्सिमम उससे प्रोडक्टिविटी लेने के लिए क्या करोगे? इससे ऊपर मत जाने दो. इससे ऊपर गए तो डिजीज रेजिस्टेंस ही कम हो जाएगी, बीमारियों का अटैक उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन वो क्या कर देगी? कम कर देगी. राइट. सो उसे क्या बोल दिया? बोला कि इतने से मत बढ़ने दो. किसके लिए जरूरी है? जरूरी है ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज अगर इससे ऊपर बढ़ा दिया तो मे बी प्रोडक्शन दे, लेकिन एक टाइम के बाद काम खराब है. लेकिन सस्टेनेबिलिटी बनानी है, लगातार बना के रखना है, तो ऐसा करिए. नेक्स्ट बोला गया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटल रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक ब्रीड, मतलब क्रॉस ब्रीड लाइक करण स्विस, करण फ्राइज, फ्रीजवाल, सुनंदनी, सुजाता. एक महाराष्ट्र से हो रहा है, हाथ खड़ा करो. महाराष्ट्र से भी लोग क्लास तो ले ही रहे होंगे. एक महाराष्ट्र से ब्रीड का डेवलपमेंट किया गया है, उस ब्रीड का नेम क्या है? बताइए मैम. फूले त्रिवेणी. या ऑफ कोर्स राइट. किन्होंने बनाया, किसने बनाया ये? सर ये तो नहीं आइडिया है. फूले त्रिवेणी. आप मुझे बता सकते क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है? सर 2 डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करा के. देखो गलत वर्ड आपने यूज कर दिया. 2 डिफरेंट स्पीशीज नहीं सर, मतलब सेम स्पीशीज के 2 डिफरेंट वैरायटी बोल सकते हैं. वैरायटी तो क्रॉप्स में होती है. अब मुझे गाली तुम दे रही ना? नहीं सर. ना कहीं कह रही हो कि पहले ही बता दिया, कम था, है ना. क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर. बस ये चीज ध्यान रखें, वैरायटी, ब्रीड, स्पीशीज, यही तो गड़बड़ करवाएगा ना पेपर में. यही चीजें कॉन्सेप्ट होता है. फूले त्रिवेणी मैम ने बताया, जो नहीं बता पाई वो मैं बताता हूँ. क्रॉस ब्रीड है और ये एमपी केवी राउरी का नाम आपने सुना होगा, है ना. एमपी केवी राउरी जो है उन्होंने इस ब्रीड का डेवलपमेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने यूज किया
तीन अलग अलग ब्रीड को, एचएफ को, जर्सी को और गिर को। एचएफ अलग है जी, एक्सोटिक, जर्सी एक्सोटिक, बट गिर आप जानते हैं इंडिजिनस को यूज किया गया। तो तीन ब्रीड का मतलब क्रॉस करवाते हुए क्रॉस ब्रीड फूले त्रिवेणी एमपीकेवी राउरी ने इसका डेवलपमेंट किया। चलो आगे चलते हैं। क्रॉस ब्रीड अब आप सारे लोग समझ गए होंगे। AFO 2021 अगर आप ध्यान से लेक्चर ले रहे हैं ना सर, ध्यान से देखिए, पिछले साल का पेपर पढ़ा जाए ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन पैटर्न तो रिपीट होता है। मजाल है पेपर की कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, अगर तुम्हारी मेहनत उस लेवल की हो तो। 2020 के अंदर बोला लाइन बिल्डिंग, 21 के अंदर आते क्या बोल दिया, कहता बैक क्रॉसिंग बता दो। जबकि ध्यान से कोई पढ़ता तो यहाँ पे देखिए आरआरबी 19 के अंदर उसने यहां से भी पूछा है। तो देखिए 19 के अंदर उसने आरआरबी के अंदर पूछा, 20 के अंदर आके उसने कहां पे पूछा, उसने AFO के अंदर पूछा, 21 के अंदर आके फिर से उसने पूछा कहां पे, AFO के अंदर। बस बच्चे हैं कि लगता है कि किताबों में सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस समझना पड़ेगा। बैक क्रॉसिंग जैसा कि नाम ही बता रहा है, बैक क्रॉसिंग तो कहता क्रॉस ब्रीड फीमेल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू ब्रीड्स। ठीक है, क्रॉस ब्रीड है, फीमेल ऑब्टेन किया गया दो अलग अलग ब्रीड से, है ना, टू ब्रीड्स आर मेटेड टू मेल फ्रॉम वन ऑफ द टू पेरेंटल ब्रीड्स। देखो कहां पे चला गया, पीछे चला गया, पेरेंटल ब्रीड से क्रॉस करवा दिया। तो पेरेंटल से करवाया मतलब पीछे चला गया, पीछे चला गया मतलब क्या हो गया वो, दैट्स इट। ब्रीडिंग का पार्ट ओवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं एनिमल के न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन को आप सारे लोग जानते हैं, फिर से यहां बल्ब लग गया, इग्नोर करिए क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया है। एग्रीकल्चर वाला बंदा डिजाइनर हो ही नहीं सकता, है ना। ये नॉन टेक्निकल बंदे, मतलब टेक्निकल बंदे हैं बट एग्रीकल्चर से नहीं है। चलो, सो न्यूट्रिशन की जब बात करता हूं, न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल की जब बात करता हूं, सो एनिमल के न्यूट्रिशन में दो वर्ड आप सारे लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से दो वर्ड पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं रेशन, जिसे आप राशन कहते होंगे, बट राशन नहीं, इंग्लिश इट इज रेशन। जब बात करते हैं कि इसकी रेशन की और डाइट की, दो वर्ड होते हैं। तो एनिमल को आपको रेशन भी देना होता है, डाइट भी देनी होती है। अच्छा, हम तो एक ही चीज देते हैं सर। तो ये रेशन और डाइट में क्या डिफरेंस होता है? देखो रेशन और डाइट में बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है। डाइट की बात करेंगे तो जो आप एक एनिमल की एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब वो भूखा है, उसकी भूख को शांत करने के लिए जो खाना, जो फीड आपने दिया, दैट इज डाइट। ऐसा होता है ना, एक डाइट का रेट है जी 80 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना भी लिखा होता है वो डाइट का मतलब एक टाइम में जितना मर्जी खा लीजिए। तो एक टाइम के अंदर आप जो फीड उसे दे रहे हो दैट इज नोन एज डाइट, और 24 आवर्स के अंदर जितना दिया गया दैट इज नोन एज रेशन। समझ गए? तो डाइट और रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। और जब न्यूट्रिशन की बात आएगी ना सर, एनिमल की कैटेगरी है, आपको हर कैटेगरी के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। उन कैटेगरीज के अंदर क्या हो सकता है, उन कैटेगरीज की बात करेंगे तो आपके जो एनिमल्स हैं उन कैटेगरीज के अंदर क्या हो सकता है, उन एनिमल्स के अंदर हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट काउ हो, मतलब प्रेग्नेंट एनिमल हो सकता है वो ग्रोइंग एनिमल मतलब काफ हो सकता है वो वर्किंग एनिमल मतलब आपका क्या हो, बुल्लोक हो। बुल्लोक जो होते हैं उसका मतलब क्या है, जो वर्क करते हैं, जो टिलेज करते हैं, जो बोझा ढोने काम आते हैं। हो सकता है वो आपका क्या हो, आपका सर्विस करने वाला एनिमल हो, तो उसे सर्विस रेशन दिया जाता है। तो भाई प्रेगनेंसी रेशन अलग होता है, सर्विस रेशन अलग होता है, ग्रोथ रेशन अलग होता है, और एक मिनिमम रेशन होता है जो मेंटेनेंस रेशन के नाम से जाना जाता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कोई काम करे या ना करे, दूध दे या ना दे, इतना रेशन तो देना ही पड़ेगा। मिल्किंग के लिए अलग से रेशन होता है, उसे प्रोडक्शन रेशन कहा जाता है कि दूध जितना ज्यादा दे रहा है एनिमल उसके अकॉर्डिंग उसे उतना ही फीड देना होता है। जनरली भैंसों का दूध ज्यादा होता है, गाय का कम होता है, या फिर क्वांटिटी ना सही क्वालिटी तो आप जानते ही है, गाय के दूध में फैट कम और भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए गाय का जो फीड है वो बफेलो का जो फीड है, बफेलो का जो खिलाते हैं वो ज्यादा खिलाना पड़ता है, जबकि काऊ कंपैरेटिवली कम कंज्यूम करती है। अब मेन्योर की बात कीजिए, या फिर मेन्योर गलत वर्ड बोल रहा हूं, अब काऊ डंग की और बफेलो की बात कीजिए, जो गोबर वो देती है, गोबर के रेट में आप देखेंगे सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोबर ज्यादा प्रोड्यूस करती है आपकी बफेलो और कम प्रोड्यूस करती है कौन, काऊ, बिकॉज खाती भी तो कम ज्यादा है ना। चलो, तो न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं, एनिमल के न्यूट्रिशन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बोला गया जी रेशन क्या होता है, व्हाट इज रेशन। तो रेशन की बात करेंगे, बोला गया अ रेशन इज अ फीड अलाउड फॉर अ गिवन एनिमल
ड्यूरिंग अ डे ऑफ 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे के अंदर आपने उस पर्टिकुलर एनिमल को जो दिया है, वो जो 24 आवर्स में दिया, उसे हमने क्या बोल दिया? इट इज नोन एज रेशन. द फीड मे बी गिवन एट अ टाइम और इन पोर्शन एट इंटरवल. क्या था? फीड जो है वो एक साथ दे सकते हो या फिर एक साथ ना देके इंटरवल के अंदर सुबह शाम भी दे सकते हो. जनरली आपने देखा है हम लोग इंटरवल के अंदर ही देते हैं, एक साथ नहीं देते, बट 24 आवर्स में दिया तो वो जो दिया है वो क्या है? वो रेशन है. आगे यहां पे डिफरेंशिएट किया गया किसको? रेशन एंड डाइट को. कि रेशन एंड डाइट की बात करेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है. देखो, रेशन एंड डाइट की बात करते हैं ना, डिफरेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ फूड या फिर फीड कहिए इसे, गिवन टू एन एनिमल टू सेटिस्फाई हिज हर एपेटाइट इन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर जो दिया वो रेशन हो गया. द फूड कंज्यूम्ड बाय द एनिमल एट अ टाइम, एक ही बार में जितना लिया टू सेटिस्फाई हिज हर एपेटाइट इज कॉल्ड डाइट. तो रेशन और डाइट आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस होता है. आगे मूव करता हूं. वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको अलग देना पड़ेगा फीड. किसको अलग देना पड़ेगा? अगर वो आपका क्या है, प्रेग्नेंट एनिमल है तो प्रेगनेंसी रेशन देना पड़ेगा. वर्किंग एनिमल है तो आपको वर्क रेशन देना पड़ेगा, या फिर अगर वो दूध देने वाला तो प्रोडक्शन रेशन देना पड़ेगा. काफ है, बछड़ा है तो उसे आपको ग्रोथ रेशन देना पड़ेगा. अगर वो सर्विस करने के लिए काम कहते हो सर्विस रेशन दिया जाएगा. कुछ भी नहीं कर रहा, अनप्रोडक्टिव है इस टाइम पे, तो मेंटेनेंस रेशन देना पड़ेगा. बट एनी हाउ मुझे काफी कुछ पढ़ाना है आपको, तो मैं फटाफट से चीजों को आगे लेके चल रहा हूं, बिकॉज ये जस्ट काइंड ऑफ, इसे आप जो मर्जी कह ले, आप भी जानते हैं लेक्चर्स के साथ हमारी लिमिटेशन है कि 4 आवर्स में पूरा एनिमल हस्बेंड्री पूरा करना है. आगे चलते हैं, ब्रीड्स ऑफ एनिमल की बात करते हैं. यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकूंगा मैं. क्यों रुकूंगा? एक बार के लिए जरा यहाँ पे एनिमल के सारे बॉडी पार्ट्स एक बार के लिए पढ़ लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने राउंड किए हुए हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए पेपर कब कहां से क्वेश्चन पूछेगा आप समझ नहीं पाएंगे. 1 मिनट का टाइम, सारे पार्ट देख लीजिए. हो गया, चलो ओके. सो बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हमारे एनिमल की. सो एनिमल वाले केस में क्या होता है? देखो, एनिमल यहां पे आपको दिखाया गया. पहले तो ये क्या है? ये बोस इंडिकस है. क्यों है? बिकॉज यहां पे क्या है? हम्प है. ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है? इसे पोल कहा जाता है. इसे आप सारे लोग जानते हो, सींग है मतलब हॉर्न है. इसे समझना पड़ेगा मफल और मजल का. जो अपर लिप होता है उसे मफल कहा जाता है, लोअर जो होता है उसे मजल कहा जाता है. ये जो है इन्हें हम क्या बोल देते हैं? नोस्ट्रिल कह देते हैं. ये वाला जो एरिया है इसे डेवलप कहा जाता है. उसके बाद ये जो हुफ है ये इंपॉर्टेंट है. नीचे का जो पार्ट है ना, नाखून, हुफ जिसे कहते हैं. फिर इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये पूरा जो है अडर है, जहां से आप दूध निकालते हो पकड़ के, उससे क्या बोला जाता है? टीट बोला जाता है. ये क्या है? नीचे का पार्ट जहां पे उसकी पूंछ खत्म हो रही है उसे स्विच ऑफ टेल कहा जाता है, और जहां से शुरू हो रही है उसे टेल हेड कहा जाता है. ठीक है, ये कुछ मेजर पार्ट मैंने आपको बता दिए और आपने भी देख लिए होंगे. आगे मूव करते हैं, बात करते हैं. जब ब्रीड की बात करने वाले तो पहले इंडियन वर्सेस एक्सोटिक काऊ की बात करते हैं. आपको इंडियन और एक्सोटिक काऊ का मैंने एक डिफरेंस तो पहले ही बता दिया था, और देखते ही समझ आ रहा है आपको कि ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे हम्प नहीं है और उस पे हम्प है. लेकिन इसके अलावा भी जब बात करते हैं इंडियन और एक्सोटिक काऊ की, तो उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. क्या विजिबिलिटी से कुछ डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? बाकी तो मैं सारे बता दूंगा. सामने आपको दिख रही है, इनको देख के क्या क्या बता सकते हो कि इंडिजिनस और एक्सोटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है? गुजरात चलते हैं, भाई साहब से पूछते हैं. जी सर. यस सर. कलर में डिफरेंस है सर. नहीं, ऐसे नहीं. कलर में तो डिफरेंस होगा ही, कोई बात नहीं, वो तो इंडिजिनस के अंदर भी होता है. कुछ और वो अडर होता है, उसमें एक्सोटिक का बड़ा होता है, इंडिजिनस का छोटा होता है अडर, है ना? पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए सामने देखते ही समझ आ रहा है. वो देखो एक्सोटिक जो उसका अडर कितना बड़ा है और दूसरी का अडर छोटा है. और कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है? यार वो लूपिंग है आगे वाला, जो हम के नीचे वाला लूपिंग, वो इंडिजिनियस से बड़ा है, एक्सोटिक का छोटा है. कह सकते हैं, है ना? वो जो लूज था उसका एरिया है, जो लटकता हुआ उसका मास है ना, ये भी ज्यादा होता है. चलो मान लिया. और एक चीज और मुझे समझ आ रही है कुछ.
ब्रीड थोड़ी सी हैवी स्ट्रॉन्ग ऐसे कुछ ज्यादा वेट वाली? वो तो इंडिजिनियस थोड़ी हेवी होगी, एक्सोटिक उस कंपैरिजन में हेवी नहीं होगी इतनी। एक्सोटिक एक्सोटिक, नहीं होती है? आप देख के आपको लग रहा है कि इंडिजिनस हैवी है? उल्टा हो गया ये, हाँ एक्सोटिक। हाँ, एक्सोटिक हेवी होगी सर, इंडिजिनियस नहीं होगी इतनी। कुछ फोरहेड को देख के बोलना चाहोगे? फोरहेड अभी बताया था क्या होता है? यस सर। क्या होता है फोरहेड, बताओ। चलो ठीक है, ओके, मैं क्लियर करता हूं भाई। फोटो आप सामने देख पा रहे हैं, फोरहेड की बात कर रहा था। जो फोरहेड होता है इंडिजिनस का वो राउंडेड होता है, जबकि फ्लैट फोरहेड आपको दिख रहा है एक्सोटिक काऊ के अंदर, राइट? उसके अलावा अभी भी हाथ खड़ा हुआ है, कुछ और बोलना चाह रही हैं, प्लीज बोलिए। और क्या डिफरेंस आपको समझ आता है इनमें? सर बेक प्लेट है। हाँ ऑफ कोर्स है ना, फ्लैट। आप आई थिंक हम की बात करना चाह रही हैं, हम की बात करिए, कुछ और। सर अच्छा ऊपर ओके, वाला बोल रहे हैं। ठीक है, पीछे का एरिया आप बोल रहे, चलो उससे भी मान लेता हूं। मैं डिफरेंस की बात करता हूं, देखो मैं वन बाय वन बोलता हूं। हम प्लस और हम डोना, इंडियन काऊ हम होती है और वो वाली क्या हम प्लस होती है। फिर जैसा कि आपने अडर को देखा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है एक्सोटिक का, उनका अडर बड़ा होता है, जबकि हमारे जो इंडिजिनस है इनका अडर क्या होता है, छोटा होता है। फिर अगर बात करते हैं किसकी, ओवरऑल वेट की, तो ओवरऑल वेट में हैवी होती है एक्सोटिक ब्रीड, जबकि कम होता है किसका, इंडिजिनस का। अब एक चीज आप और भी बोल सकते थे, कौन सी, कॉस्ट वाली बात, मेंटेनेंस कॉस्ट वाली बात कर सकते थे। अब तुम्हें पता है खर्चा किस पे ज्यादा आएगा? ऑफ कोर्स लॉजिकल सी बात है ना? जो फॉरेनर है उसके नखरे ज्यादा होते हैं, होता है कि नहीं होता? अपने लोग जहां जाते हैं पानी गिलास पिला दिया, पी लेते हैं। उन लोगों ने 20 वाली बिस्लरी हाथ में पकड़ी होती है कि तुम्हारे वाला पानी पे तो उल्टी आ जाएगी हमें, उनके नखरे ज्यादा है। तो ये भाई साहब वहीं से एक्सोटिक, इसके नखरे ज्यादा है, खर्चा ज्यादा करवाएगी ये। तो एक्सोटिक जो है, एक्सोटिक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, इंडिजिनस का कम होता है। एक और चीज बता सकता हूं जो फोटो से समझ तो नहीं आ रही, बट क्योंकि मैं पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, समझाने के अंदर रखता हूं, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, मैं खुद इमेजिनेशन के अंदर जी रहा होता हूं। मैं इस टाइम पे जो गाय देख रहा हूं ना इंडिजिनस, मुझे उसके सींग दिख रहे हैं। एक्सोटिक में कभी सींग देखे आपने? होते नहीं है, या फिर छोटे होते हैं, है ना? तो हमारी जो इंडिजिनस है उनके हॉर्न जो है, हॉर्न का मतलब वो वाला हॉर्न नहीं है ना, हॉर्न ब्लो कर दा, वो वाला ब्लो नहीं करना, ये वो हॉर्न नहीं, सींग वाला हॉर्न है, राइट? तो सींग जो होते हैं इंडिजिनस के अंदर वो क्या होते हैं, प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं, जबकि आपका जो एक्सोटिक काऊ है उसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। चलो बाकी बातें आगे देखते हैं जो जो लिखी हुई है। एक बात ये भी होती है कि हमारी जो इंडिजिनस काऊ है इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। क्यों होता है? देखो ये चीज हमेशा देखिएगा, ह्यूमन वाले केस में एग्जांपल मत लेना, बाकी एग्जांपल लेंगे ना, जो अगर सेम स्पीशीज के अंदर आप जाएंगे, बिकॉज है तो स्पीशीज सेम लेकिन ब्रीड अलग अलग है, वो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी ना उसकी लाइफ कम हो जाती है। यहाँ पे ये प्रोडक्टिव ज्यादा है, इनकी लाइफ कम होती है, यहाँ प्रोडक्टिव कम है, लाइफ इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। आप और एग्जांपल ले लो, सीड से अगर आपने पेड़ को ग्रो किया लंबा चलेगा, आपने कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग किया तो उसकी लाइफ कम होती है, क्योंकि उसने प्रोडक्शन देना जल्दी स्टार्ट कर देना है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक लाइफ जो है वो मे बी सेम हो सकती है, लेकिन ये सारे काम जल्दी करती है। इनके अंदर सेक्सुअल, इनके अंदर क्या होता है भाई, कंसेप्शन रेट अच्छा खासा, मतलब प्रेग्नेंट बहुत जल्दी हो जाती है। इनके अंदर प्यूबर्टी जो वो जल्दी आ जाती है, एजेड फर्स्ट काविंग जल्दी होती है, इसीलिए इनकी लाइफ खत्म भी जल्दी हो जाती है। इनके केस में लॉन्गर लाइफ है, यहाँ पे शॉर्टर लाइफ है। बाकी डिफरेंस सारे देख लेते हैं। इंडिजिनस और एक्सोटिक के लिए बोला गया द हम्प इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन देसी बुल्स एंड काउ। ये समझ गया, यहाँ पे हम्प होता है और एक्सोटिक में हम्प नहीं होता। इंडिजिनस कैटल हैव अ हाई हीट रेजिस्टेंस, बिकॉज अब अगर इंडिया के अंदर है तो सर वेलकम टू गर्मी, हाँ गर्मी बहुत होती है हमारे यहाँ पे, तो इनके अंदर क्या है, हाई हीट रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पे एक्सोटिक के अंदर तो भाई साहब हीट रेजिस्टेंस है ही नहीं, एसी के अंदर रहना पसंद करती है, बिकॉज वहां की क्लाइमेट ही एसी जैसी है ना। इनकी लाइफ मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्गर है, उनकी कंपैरेटिवली शॉर्टर है, इनका खर्चा कम आता है, बिकॉज देसी का मतलब तो देसी है, नखरे कम है, वो विदेशी है, नखरे ज्यादा। नखरा वर्ड में सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए बोल रहा हूं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। देसी ब्रीड हैव हायर इम्यूनिटी टू डिजीज, भाई नेचुरल सी बात है यार, वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर है, गर्मी के अंदर है, ऐसा तो होता ही है। संघर्ष के अंदर जो पला हो ना, वो अक्सर छोटी मोटी मुसीबतों की परवाह ही नहीं करता, और जो संघर्ष के अंदर ना होना बड़ी दिक्कतें आती है बाद में। तो इसे संघर्षों के अंदर रखा गया, गर्म जलवायु के अंदर रखा गया, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होती है। बॉडी लेंथ एंड साइज मीडियम टू स्मॉल, जबकि इसका कैसा होता है, क्वाइट लार्ज, बड़ी बॉडी होती है इसकी, राउंडेड होता है इसका फोरहेड, इसका कैसा होता है, फ्लैट होता है। सींग इसके डेवलप होते हैं, इसके क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं।
अडर इसका छोटा होता है, इसका क्या होता है बड़ा। सब बातें आपको समझ आई होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ ना आ रहा हो यहाँ पे। आगे चलते हैं। आप लोग जानते हैं अगर एनिमल के हर्ड की बात की, सॉरी ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप ऑफ एनिमल जो होता है काउ को, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। मैं सारी टर्मिनोलॉजी शुरू में आपको दिखा चुका हूं, बट कुछ ऐसी बातें जो समझ नहीं आती हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं। आप बोलोगे ये तो सभी को समझ आता है, ये इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे एक और फोटो है, फीमेल विद इट ऑफस्प्रिंग, उसे हम बोलते हैं काफ एट फुट। अब जरा देख लो काफ कहाँ पे है, फुट में ही तो है ना। तो काफ एट फुट आप किससे बोलते हो, जो नया पैदा हुआ है, जो फीमेल अपने ऑफस्प्रिंग के साथ है, उसे क्या बोलते हैं, काफ एट फुट। आगे चलते हैं, विच मिल्क इज बेटर, काओ और बफेलो। हाँ, काओ का मिल्क बेटर होता है अगर आप बिना लॉजिक के बात करेंगे तो, बिकॉज गाय हमारी माता है, ये बिना लॉजिक वाली बात हमको आती है, क्योंकि माता तो हमारी कोई और है। लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, हम लॉजिक में कम बिलीव करते हैं और अंधविश्वासों के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। इसीलिए तो देखिए 108 करोड़ देवी देवताओं का वास है इंडिया में। तो ये बोलिए लगभग एक देवी देवता की कृपा एक इंडिया में बनी रहती है, बिकॉज उतनी सी पॉपुलेशन हमारी 130-135 करोड़ के आसपास, 108 करोड़ देवी देवता है। तो भैया इतने देवी देवता है, फिर भी इंडिया के अंदर कोरोना ठीक नहीं हो रहा आज। तो समझिए ना कि या तो देवी देवता हमारे वीक हो रहे होंगे, या फिर हमारा अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी की साइड, हम साइंस की साइड ना जाके फालतू बातों में जा रहे हैं। मैं देवी देवता पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको गलत मत ले लीजिएगा। ऊपर वाला कोई तो है, उसे आप ईश्वर अल्लाह भगवान कोई बोले, हाँ मैं ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ, बट मैं ईश्वर अल्लाह भगवान ये अलग अलग नामों के अंदर विश्वास नहीं करता। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं करता, मैं इंसान में जरूर करता हूँ। मैं ऐसी बातें यहाँ आके इसलिए बोल जाता हूँ बिकॉज जब मैं बोल रहा हूँ कि बेटर कौन सा है, तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोल रहे हैं काओ का। कुछ लोग जो है वो तो मानते ही काओ का है, कुछ लोग जो सुन सुन के मान लिया है, लेकिन अब जरा फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा, मुझे तो पता नहीं किसका बेटर होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, जब बात करते हैं मिल्क की, तो कहता है बफेलो मिल्क हैज लोअर कोलेस्ट्रॉल। अब देख लो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। तो इसने बोला बफेलो का जो मिल्क है लोअर कोलेस्ट्रॉल है, बट कैलोरीज आपको ज्यादा देगा, बट मोर कैलोरीज एंड फैट कंपेयर्ड विद द काओ मिल्क। तो काओ मिल्क की बजाय कैलोरी ज्यादा देता है बफेलो का मिल्क, फैट आपको ज्यादा देता है, बट कोलेस्ट्रॉल कम देता है। आई डोंट नो कौन सा अच्छा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया बफेलो मिल्क इज एक्सट्रीमली रिच, किसके अंदर, कैल्शियम के अंदर, एंड इज अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया, बफेलो मिल्क हैज लेस कोलेस्ट्रॉल, मोर फैट एंड मोर कैलोरीज। इवन विटामिन ए का जिक्र यहां पे नहीं किया गया, विटामिन ए ज्यादा होता है बफेलो मिल्क के अंदर, कंपैरेटिवली कम होता है किसके अंदर, आपका काऊ मिल्क के अंदर। तो बफेलो मिल्क की बात करूंगा, विटामिन ए यहां पे ज्यादा आ गया, फैट यहाँ पे ज्यादा आ गया, कैलोरीज यहाँ पे ज्यादा आ गई, और कोलेस्ट्रॉल जो कम होना चाहिए वो कम आ गया। अब डिसाइड करिए बफेलो का बढ़िया है, गाय का बढ़िया है। समझ गए ना। तो टेक्निकली जाइए, बट हाँ यहाँ पे आप जब मिल्क की बात कर रहे हैं तो हीट आ गया अगला। मैं आपको एक मिल्क और भी बता दूंगा जिसकी काफी चर्चा है, काफी इस टाइम पे हर जगह चलती है। वो चर्चा किसकी चलती है, वो चर्चा चलती है आपकी A1 और A2 मिल्क की। एक बेसिक सा आइडिया आप मुझे दे दो, किसका, A1 और A2 का कौन सा मिल्क होता है जो A1 होता है, और कौन सा मिल्क होता है जो A2 मिल्क होता है। फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा बढ़िया और कौन सा नहीं है। बट आप एक बार जब बता देंगे A1 A2 तो फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि कौन सा अच्छा माना जाता है और कौन सा नहीं। A1 A2 क्या है मैम बताइए। सर A1 एक्सोटिक ब्रीड का होता है, और सर A2 काऊ मिल्क इंडिजिनस ब्रीड का होता है। सर A2 बेटर होता है A1 से। ऐसा क्यों? सर ये तो नहीं पता। हाँ आपने जो बात बोली है ठीक है, A1 बेटर होता है ना, क्योंकि आप स्वदेशी हैं। लेकिन वाई, रीजन क्या है? आपके पास फोन है, कौन सा फोन है, कौन सी कंपनी का? सर सैमसंग। चलो कोरियन कंपनी है, गुड है ना, आपने एटलीस्ट चाइनीज नहीं लिया, ठीक है। A1 का रीजन क्या है? A1 है इंडिजिनस का। तो ऐसा क्या है आपकी इंडिजिनस के पास जो A2 मतलब, मैं गलत बोल रहा हूँ यार, है ना। A2 और A1 की बात करेंगे तो आपने कौन सा वाला, आपने A2 बोला ना सर A2 इंडिजिनस, A1 एक्सोटिक। A1 बेटर बोला, A2 बोला? सर A2 बेटर है। हाँ मेरा भी क्वेश्चन यही था कि A2 मतलब इंडिजिनस जो है वो बेटर क्यों है एज कंपैरेटिव टू A1, रीजन क्या है? सर मे बी न्यूट्रिएंट्स। श्रीकांत जी कहते हैं मैं बताऊंगा। ओके सर बताइए। श्रीकांत जी पहले अनम्यूट तो कीजिए भैया, आपका लैपटॉप है ना। बीटा कैसीन सर, प्रेजेंस है। बिल्कुल ठीक है, बीटा कैसीन किसमें प्रेजेंट होता है?
A2 में ज्यादा होता सर। तो बीटा कैसीन अच्छा होता है क्या? नहीं सर, ये इसमें A1 रहता ना सर एग्जॉटिक में, वो ये हो जाता, इसलिए वो नहीं यूज करना सर ज्यादा। बीटा कैसीन के बीटा कैरोटीन। ओके, देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये सब पहले तो A1 और A2 का आप लोग समझ गए होंगे। A1 का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब होता है A1 ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक्सोटिक का जो दूध है वो कौन सा था आपका? A1 होता है। जबकि बात की जाए इंडिजिनस की, ये कौन सा था? A2 का होता है। अब वैसे तो अब एक्सोटिक और इंडिजिनस बोलेंगे तो जैसे पिछली बार हमने बोला था कि बफेलो और काऊ, तो हम काऊ ही समझते हैं, लेकिन आज समझ आया कि विटामिन ए बफेलो ज्यादा देती है, कोलेस्ट्रॉल कम देती है, कैलोरी ज्यादा देती है, तो बफेलो का मिल्क इज फार बेटर देन काऊ मिल्क। लेकिन हमने तो हमेशा काऊ ही बोला, क्यों? क्योंकि हम फैक्ट की साइड नहीं जाते हैं। अब फैक्ट्स की साइड जाएंगे तो अगर बात करेंगे A1 की, वो एक्सोटिक काऊ का मिल्क है, जबकि A2 की बात करेंगे तो वो किसका मिल्क है? आपका इंडिजिनस का। ऑफ कोर्स A2 मिल्क बेटर कंसीडर किया जाता है एज कंपैरेटिव टू A1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब A2 की बात करें, सबसे पहली बात तो वो क्या है? वो इंडिजिनस का है। इससे क्या फर्क पड़ता है? दूध तो दूध ही है भाई, इंडिजिनस हो एक्सोटिक हो। लेकिन फर्क पहला तो ये कि वो आपकी इंडिजिनस काऊ है। दूसरा रीजन ये कि एक बीटा कैरोटीन होता है, अलग अलग टाइप की कैरोटीन होती है। तो एक ऐसा कैरोटीन है जो आपका A1 मिल्क के अंदर पाया जाता है, जो स्लाइटली हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ना ही कोई चक्कर होता है। बिकॉज अगर थोड़ा बहुत हार्मफुल बोलोगे ना, तो हर दिन की जिस रोटी और सब्जी को हम खा रहे हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू उसके अंदर भी है, उतना हार्मफुल तो वो भी है। तो क्या रोटी खाना बंद कर दे? तो ये फालतू की साइंटिस्ट के अंदर बहस चल गई है सिर्फ एक छोटे से कैरोटीन के कारण, जो A1 मिल्क में पाया जाता है। वो कहते हैं A1 मिल्क अच्छा नहीं है, A2 मिल्क बेटर है। हाँ, अगर मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा तो बात ये वाली ठीक है कि A2 मिल्क बेटर है, बट थोड़ा सा, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन मार्केट में आप जो लेके आते हैं उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। मार्केट में आपको टोन्ड, डबल टोन्ड मिल सकता है, आपको फुल क्रीम मिल सकता है, बट आप बोलो मुझे काऊ मिल्क चाहिए, बफेलो चाहिए, ये भी पॉसिबल है, कहीं कहीं मिल जाए, स्पेशल केस में मिल जाता है। अदरवाइज मिक्सिंग होती है मिल्क की। बट आप ये बोलो मुझे A1 A2 चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है कि वो A1 का है या फिर A2 का है। बट हाँ, नॉर्मली जो मार्केट के अंदर मिलता है वो बड़े बड़े डेयरी फार्म से या फिर जो प्रोडक्टिव एनिमल है उनसे लाया गया, तो वो क्रॉस ब्रीड ही है। मतलब आपको जो मार्केट के अंदर मिल रहा है वो A1 मिल्क ही होता है, A2 मिल्क नहीं होता। जो मेन आपको याद रखना है वो बस इतना सा याद रखना है कि A1 मिल्क जो होता है वो किससे होता है? वो उनसे मिलता है जिनकी हम्प नहीं होती है, मतलब एक्सोटिक। और A2 जो मिलता है वो उनसे मिलता है जिनके हम्प होती है। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिजिनस की बात कर रहा हूं। चलो आगे चलेंगे। अब आपने समझ लिया इसको। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया हीट के बारे में। हीट की बात मैं शुरू में कर चुका हूं आपके साथ के हीट क्या होता है। पहले हीट बता देता हूं, फिर हीट के सिम्टम की बात करेंगे, फिर लेक्चर को ओवर करेंगे। हीट में आपको बताया था कि जब आपको क्या करना है, हमारे एनिमल्स की मेटिंग करवानी है। तो आप जब एनिमल्स की मेटिंग करवाएंगे तो उस मेटिंग के ड्यूरिंग क्या होगा? जब मेटिंग आप एनिमल्स की करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें मेटिंग के टाइम को आइडेंटिफाई करना होता है। मीटिंग का टाइम कौन सा आता है? जब एनिमल हीटिंग के अंदर होता है। हीट का मतलब ही यही है कि अब एनिमल रेडी है मीटिंग के लिए। मैं पहचानूं कैसे यार कि मेरा एनिमल इस टाइम पे हीट पीरियड के अंदर है? बिकॉज ये तो सीख लिया कि 18 से 24 18 टू 24 आवर्स तक वो क्या रहेगा? वो हीट के अंदर रहेगा। अगर आपने वो 24 आवर्स का हीट मिस कर दिया तो 21 दिन के बाद यानी ओस्ट्रस पीरियड या ओस्ट्रस साइकिल के बाद फिर से वो हीट में आ जाएगा, तो हम काम चला लेंगे, मीटिंग करवा देंगे। लेकिन मैं पहचानूं कैसे? ओके, सिम्टम की बात करते हैं। बोला कहता है एनिमल विल बी इन एक्साइटेड कंडीशन, द एनिमल विल बी रेस्टलेस एंड नर्वसनेस। एक्साइटमेंट वर्ड आप समझते हैं, आपको पता है ना, आप जो लोग पेपर की तैयारी करते हैं, जब 1 अप्रैल को आईबीपीएस रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो एक बहुत गलत काम करता है, वो वेबसाइट पे लिख देता है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय लेट इवनिंग, लेट जो भी है ना, वो लिखते ही बच्चे जो लंच की अपनी प्लेट सामने रख के बैठे होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं बेचारे, खाई नहीं जाती। होता भी है, इतनी साल की मेहनत होती है, अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आता है थोड़ा सा तो नेचुरल है। तो वो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट हमारे अंदर आती है, हम उस टाइम पे नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं, खुद को पता चल रहा होता है। ऐसे ही इस टाइम पे एनिमल के साथ है, एनिमल एक्साइटेड कंडीशन में है, रेस्टलेसनेस वो फील कर रहा है, नर्वसनेस वो फील कर रहा है, बिकॉज वो नॉर्मल नहीं है ना, एबनॉर्मल कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में है। द एनिमल विल बेलो फ्रिक्वेंटली। अब बेलो जानते हैं, बेलो क्या होता है? हाँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते। बेलो या फिर बेलोइंग वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। एक चीज दिखाऊं आपको मैं,
कॉन्फिडेंस की बात होती है ना। बेलो बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे करके कौन दिखा सकता है कि ऐसे बेलो होता है कॉन्फिडेंस? तो करिए हाथ खड़ा के सर मैं बताऊंगा। है कॉन्फिडेंस, है ना। ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। इंटरव्यू के अंदर भी कभी कभी ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन लोग नर्वस हो जाते हैं। सर पहले तो बताइए बेलो क्या होता है? सर वो रंबाना सर, गाय का, कैसे कैसे? काऊ का। हाँ मतलब वो पूंछ को ऊपर नीचे करना, वो रंबाना। ये काओ थोड़ी बीमार सी लग रही है आज मुझे। सर वो वैसे तो नहीं कर सकते काऊ के जैसा, तो सेम। इतना धीरे तो नहीं करती वो यार। सर जोर से करती है सर। कैसे जोर से कैसे? सर हाँ अभी काफी मैच हो गया है ना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बच्चों को थोड़ा मन लगा रहता है क्लास में। ऑफ कोर्स अब आप बेलो इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकते। थैंक यू उन भाई साहब को जिन्होंने आपको बेलो समझा दिया है। हाँ ऐसा ही कुछ जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे बेलोइंग कहा जाता है। तो वो फ्रिक्वेंटली बेलो करेगी, बार बार वो चिल्लाती रहेगी, काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती रहेगी। व्हाई? बिकॉज वो एब्नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। तो एनिमल विल बेलो फ्रिक्वेंटली, बार बार। The animal will reduce the intake of feed. Why? अभी तो कहा था मैंने कि रिजल्ट आने वाला, तो आप एक्साइटेड होते हो भाई साहब लंच की प्लेट साइड होगी, अब तब खाऊंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल भी एक्साइटेड है। एनिमल कहता कि नहीं अब मैं फीड नहीं ले पाऊंगा, फीड का इंटेक कम हो जाता है। द एनिमल विच आर इन द हीट विल लिक अदर एनिमल्स एंड स्पेलिंग्स द अदर एनिमल। दूसरे एनिमल को लिक मतलब चाटेंगे, उसे सूंघना शुरू कर देंगे। व्हाई? बिकॉज वो एब्नॉर्मल है ना यार। द एनिमल विल ट्राई टू माउंट ऑन अदर एनिमल। माउंट का मतलब जुड़ना, है ना। जैसे आप माउंटिंग वर्ड पढ़ेंगे टिलेज के अंदर, आपके इंजीनियरिंग के अंदर आके जुड़ जाना। जब ट्रैक्टर से इंप्लीमेंट को जोड़ते हैं, तो मैंने शुरू में कहा था गाय जो दूसरे एनिमल पे चढ़ना स्टार्ट कर देगी, मतलब काइंड ऑफ माउंटिंग हो जाती है वो। तो द एनिमल विल ट्राई टू माउंट ऑन अदर एनिमल। ये क्या हो जाएंगे? हीट के सिम्टम बोला गया। द एनिमल विल स्टैंड स्टिल when other animal try to mount, है ना। वो खड़ा रहेगा वहां पे जब दूसरा एनिमल उसके ऊपर माउंट होना चाह रहा है, बिकॉज वो चाहता है, वो हीट के अंदर है। दिस पीरियड इज नोन एज स्टैंडिंग हीट। जब वो खड़ा हुआ है वहां पे, दिस एक्सटेंड्स 14 to 16 आवर्स। कौन सी आपकी स्टैंडिंग हीट? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विल बी ऑब्जर्व। बार बार वो क्या कर रहा है? पेशाब कर रहा है आपका एनिमल। स्वेलिंग ऑफ द वल्वा विल बी सीन। जो वल्वा है उसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग भी देखेंगे, बिकॉज हीटिंग पीरियड के अंदर है। द टेल विल बी इन द रेज्ड पोजीशन। टेल थोड़ी सी उठी हुई ऊपर दिखेगी, बिकॉज हीटिंग के अंदर है। मिल्क प्रोडक्शन विल बी स्लाइटली डिक्रीज। फिर से क्योंकि हीटिंग के अंदर है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन जो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑन पाल्पेशन यूट्रस विल बी टर्जिड। जब टच करके देखेंगे पाल्पेशन में, जो यूट्रस है उसकी वो टर्जिड मतलब कि कैसी, थोड़ी सी हार्ड या कठोर जैसी हो जाती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं जब हमारा एनिमल क्या आ जाता है? हमारा एनिमल हीट के अंदर आ जाता है। अगली बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिल रही है इस चीज को जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ आपके ई पशु हार्ट की। ई पशु हार्ट जो है वो भी इन्हीं बातों पे फोकस करता है कि जो आपका साइंटिफिक जर्म प्लाज्म है वो क्या हो जाए? वो हमारे एनिमल्स तक पहुंच जाए। हमारे एनिमल्स नहीं, सॉरी, पहले फार्मर्स बोलिए फिर एनिमल। फार्मर्स क्या हो जाएगा? तब तो एनिमल से करवाएंगे। तो इंस्टेड के हमारी वो जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उसके बजाय अगर हम मूव करेंगे किस पे? आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे। यहाँ पे एक बार के लिए रुक जाएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, और जो बाकी पार्ट है इसे हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट होगा यहां तक आपका तो आप चैट के अंदर लिख सकते हो। डाउट को ट्राई कीजिएगा। अगर कोई अगले लेक्चर में आने वाला डाउट है तो उसे फिर अभी के लिए ना पूछे, सो दैट हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तब ही आंसर दे देंगे उसका। और कुछ जनरल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कल के टेस्ट में कोई करेक्शन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब टेस्ट लिया जाता है तो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होना, कभी लैंग्वेज या फिर कभी आंसर की मिस्टेक, कुछ ऐसा कि अपलोडिंग के टाइम पे, बिकॉज आजकल हम एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 टेस्ट अपलोड करते हैं अलग अलग बच्चों के लिए, है ना। तो एक दिन में, एक हफ्ते में 20-20 टेस्ट अपलोड हो जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो इन्फॉर्म कर दिया करो। आज मजा आ गया, आ जाए मतलब आज मजा आ गया, दैट मींस कल नहीं आया था, है ना। ये तू मुझे मोटिवेट कर रहा है कि नर्वस कर रहा है ये वाली बात बोल के? मजा आ गया, देख लो इस बच्चे को। चलो अच्छी बात है, आज ही आया, ठीक है, आना चाहिए, मजा आना चाहिए क्लास। क्योंकि अपने पता है ना, मैं पढ़ाता नहीं, अपने बातें करते हैं, बस बातों बातों में सिखा देते हैं, तो बातों में तो मजा आना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में तो आता नहीं है। मैं जब से पंजाब आया हूं ना, मैंने उस दिन से सोच लिया था पढ़ाना बंद कर देंगे, बिकॉज जब मैं आया था तो मैंने गाना सुन लिया था यहाँ, कि उस गाने में कहा गया था जट्टा नु पढ़ाई होंदी जहर वर्गी।
तो मुझे लगा इनको पढ़ाई जहर जैसी है, वही मैं करवाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैं लोगों को जहर थोड़ी खिलाऊंगा। तब मैंने सोचा कि अपने पढ़ाते नहीं, अपने बातें करते, बातों बातों में पढ़ जाएंगे, तो एटलीस्ट जहर नहीं जाना चाहिए। सर पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी काऊ जो है वो उस बेबी को जो बर्थ दे रही है, सो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द न्यू काफ इज नोन एज पार्चुरेशन। बहुत सारे ऐसे फ्लो करते जा रहे हैं, पढ़ना थोड़े लिए मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जेस्टेशन पीरियड को रिपीट कर दीजिए। और भी बहुत सारे लिख रहे हो यार। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि आप जब काऊ की बात करें, काऊ आपकी फर्टाइल हो गई, मतलब आज वो प्रेग्नेंट होगी और एक टाइम का तो बच्चे को जन्म देगी। तो प्रेग्नेंट होने से बच्चे को जन्म देने तक का जो टाइम था, वो सारी जो प्रोसेस है उसे जेस्टेशन बोला जाता है। और उसके अंदर लगा हुआ टाइम जो होता है वो क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड होता है ना। इसके सारे के सारे जो डेटा है, ओस्टर साइकिल कितना है, जेस्टेशन साइकिल कितना है, कितनी सर्विस करवानी चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये सब डेटा आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ, आप पढ़ेंगे तो सब बातें जान जाएंगे। लाइन रीडिंग में बता चुका, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर को रिपीट कीजिएगा तब आप समझ जाएंगे। आई एम वेजिटेरियन, पता नहीं क्या लिखा हुआ था यार। हाँ मैं भी वेजिटेरियन हूं, हाँ कभी कभी नहीं हूं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? AFO जब से ऑर्डर आ जाएंगे। हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही आके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब से ऑर्डर आएंगे हम इस कैमरे को पढ़ाना कम करके फिर आपको सामने बिठा के पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमारी लाइफ एकदम वैसे ही चल रही है। कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, बस वहां प्रोजेक्टर पे पढ़ाएंगे, यहाँ पैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं। PPT यही होती है, बंदा यही होता है, बोलने का तरीका यही होता है ना। तो ऑर्डर्स की बात है, ऑर्डर्स आ जाएंगे तो हम शुरू कर देंगे। ये क्वेश्चन मेरे से ना पूछा करे। गाय हमारी माता है, ये मैं पढ़ूंगा ऊपर जाके दोबारा से, क्या लिखा है इसने। अच्छा, इसने गाय हमारी माता है, भैंस हमारी भुआ। हाँ ये अच्छा है, ऐसे लिखना चाहिए यार। कि भैंस के साथ हमने रिश्ता ही खत्म कर दिया, उससे कितना बुरा फील होता है पता है। कितनी भैंसों ने इंडिया में सुसाइड कर ली इस बात से कि काली देख के आप मेरी परवाह नहीं करते हो। गाय की बहुत रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, थोड़ा भैंस पे ध्यान दिया जाए। अगली बार सरकार आई तो उसको बोलना कि भैंस के, गाय के साथ साथ भैंस का भी ध्यान दो यार, उसको भी दिल छोटा हो रहा है उसका काला रंग देख के। कल क्लास है क्या? सर क्लास अगले 14 दिन तक लगातार है, सैटरडे भी है और संडे को भी है। हाँ कोई ये ना कहते कि हम पढ़ाते नहीं है। आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए आप डेमो में अनसक्सेसफुल है। अगर हमने 14 डेज तक लगातार पढ़ा दिया तो, क्योंकि आप टेस्ट लगातार नहीं दे पाएंगे तो फिर आप अनसक्सेसफुल हुए ना। हमने तो पढ़ा दिया आपको। आप कभी, पता नहीं क्या लिखा आगे, एग्री कोचिंग चंडीगढ़, थैंक यू सर। सर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ क्यों? ऑल इंडिया कर दीजिए सर, एग्री कोचिंग इंडिया कर दें, क्या दिक्कत है? एक ही बात है, तुम जैसे भाइयों का प्यार होना चाहिए। एग्री कोचिंग फिर चाहे मैं मोहाली कर दूं या गंगानगर कर दूं, देखो जब तुम्हारी सपोर्ट है तो कोई चंडीगढ़ क्या और मोहाली क्या, और जब नहीं है तो फिर इंडिया का एग्री कोचिंग वर्ल्ड कर दो, तब भी कोई मतलब की बात नहीं। तुम्हारी सपोर्ट जरूरी है यार। प्लांटेशन क्रॉप क्या है? प्लांटेशन के लिए मत पूछ मेरे भाई। देखिए प्लांटेशन का मतलब होता है जो पेरेनियल होती है और वाइडर एरिया पे ग्रो होती है। आई एम वेटनरी स्टूडेंट। अच्छा सॉरी, मैंने वेजिटेरियन पढ़ लिया था, वो वेटनरी लिख रहा था ये बच्चा। तो फिर आप मेरी क्लास काहे ले रहे हैं? वेटनरी क्या आपको, तो फिर हमें पढ़ाना चाहिए। आप कभी प्लांट साइंस पढ़ाइए, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ एक बंदा सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं दूर रहता हूं कुछ सब्जेक्ट से। मेरी एक मैडम जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया करती थी, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो गंदा एक स्टेटमेंट देती थी। हाँ अकॉर्डिंग टू मी वो गंदा था, वैसे अच्छा ही था। वो पता है क्या बोला करती थी? वो बोलती थी, वो जब इंसेक्ट को पढ़ाती थी ना, तो ही से देखो कितना ब्यूटीफुल है ये, और मैं कहता छी ये ब्यूटीफुल है ना, क्योंकि एंटोमो और पैथो से मेरी कभी नहीं बन पाई। ऐसा नहीं कह रहा मैम अच्छा नहीं पढ़ाते, वो अच्छा पढ़ाते, पर मेरा माइंड कहता था कि नहीं दीपक एंटो पैथो अपने लिए बना ही नहीं है। तो वो मैम बोलती थी कितना ब्यूटीफुल, मेरे को आता है इंसेक्ट ब्यूटीफुल होते हैं। चलो वो अलग बात है, वो उस टाइम में बच्चा था यार, ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसा सोचता था मैं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पाया। तो मैं प्लांट साइंस से ज्यादा जाता नहीं हूँ, अपने यहीं पे रह जाते हैं। और वैसे भी काफी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ मैं यार, सारे मैं पढ़ाऊंगा तो फिर लोग बोलेंगे एक ही फैकल्टी सारा कुछ पढ़ा देती है, ऐसा बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं ना। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं बस अब एग्रोनॉमी, सोइल, जनरल, एनिमल हस्बेंड्री, करंट अफेयर्स, वैसे भी 60% पार्ट तो मेरा ही है, बट वहां तक खुद को लिमिट कर लेता हूं मैं। टेस्ट कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रवाद की बात की जाए, राष्ट्रवाद की बात कैसे करें? मतलब हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यहीं पे बात खत्म होती है, आगे कोई बात ही नहीं आती है ना।
ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, इंसान हूं, बस दैट्स इट। भूख लगी अब, तो चलिए फिर टूट पड़िए। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, कुछ टर्म समझ में नहीं आते। इंजीनियरिंग के हैं तो भैया 4 साल ये लोग पढ़ के आए हैं, तुमने वो नहीं पढ़ा, तो इन्होंने जितनी मेहनत 4 साल में करी है तुम एक्स्ट्रा कर लीजिए, तुम्हें भी सब कुछ समझ आ जाएगा। बस मेहनत का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इंजीनियरिंग का और उसका। यार मैसेज तो बहुत आ रहे हैं, पढ़ना चाह रहा हूं बट टाइम हो गया अगली क्लास का, अभी जाना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। वो बच्चे वेट कर रहे होंगे वरना हमें गालियां देंगे, बोलेंगे कि क्लास नहीं टाइम पे लेते हैं। तो चलते हैं, आपसे मिलेंगे एनिमल हस्बेंड्री पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो भी मिलेगा वो आपकी मेहनत से मिलेगा। सर ऐसे फ्री में इंसान को कुछ नहीं मिलता, ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज सपने जब ऊंचे होते हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। एक लाइन मेरी फेवरेट है, वो आप सारे लोग जानते हैं, सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। कल मिलेंगे आपको 9 to 11। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।